तो हेलो बच्चे बाड़ी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम डिसीजन थ्योरी चैप्टर का डिटेल में रिवीजन करेंगे, साथ में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके PYQs के। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है और अच्छे से इस वीडियो का आपको फायदा उठाना है, क्योंकि डिसीजन थ्योरी चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या महत्व रखता है ये चैप्टर आपके एग्जाम में। देखो, जून 23 सिलेबस 22 में ओ माय गॉड आया है। जून 23 सिलेबस 22 में दूसरा क्वेश्चन आया, वाओ। फिर दिसंबर 23 सिलेबस 22 में क्वेश्चन आया, फिर जून 24 में भी क्वेश्चन आया, दिसंबर 24 में भी क्वेश्चन आया, जून 25 में भी क्वेश्चन आया। दैट सिंपली मीन्स हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आता है। जिस अटेम्प्ट में तुमको दूसरा वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा, वहां पर थ्योरी आ जाती है, एज सिंपल एज दैट। तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर ये अपने आप में बन जा रहा है, मैं आपको शब्दों में बयां कर नहीं पा रहा हूं। इसीलिए आपको बस समझना है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, इस चैप्टर का मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट एग्जाम उठाना है, क्योंकि ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर है आपके सिलेबस के अंदर। ओके, यस। तो सबसे पहले बच्चों, इंट्रोडक्शन टू द डिसीजन थ्योरी। डिसीजन थ्योरी क्या है? बेसिकली डिसीजन लेना है आपको। यू हैव वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल आउट देयर एंड यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। तो काफी सारे ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है, उसमें से आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है। यही ये चैप्टर बताएगा डिसीजन थ्योरी के अंदर, विथ वेरियस टाइप्स ऑफ आपकी थ्योरीज। ठीक है, तो आपको डिसीजंस को आइडेंटिफाई करना है, उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना है, फिर आपको ये पता लगाना है कि आपके पास कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर आपको उससे रिलेटेड एविडेंस को कंसिडर करना है, अकॉर्डिंगली आप एक्शन लोगे, और फिर बाद में अपने एक्शन को आप रिव्यू करते रहोगे समय के साथ कि आपने जो डिसीजन लिया था वो सही भी था कि नहीं था, सही जैसा आपने सोचा था, क्या चीजें वैसी चल भी रही कि नहीं चल रही। तो इट इज लाइक बच्चों, हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई द डिसीजन। हमको कहीं ट्रिप में जाना है, ये हमारा डिसीजन है। लेट से हमको हरिद्वार ऋषिकेश जाना है ट्रिप में, ठीक है, हमको रिवर राफ्टिंग करना है, बंजी जंपिंग करना है, ये सब करना है। ठीक है, अब उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, और अब हम ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि हम बाई रोड जा सकते हैं, हम ट्रेन से जा सकते हैं, हम फ्लाइट से भी जा सकते हैं दिल्ली तक, और फिर वहां से बाई रोड जा सकते हैं। तो हम ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उससे रिलेटेड एविडेंस को कंसिडर करेंगे कि देखो, ट्रेन में जाएंगे तो इतना लेट हो सकता है, फ्लाइट में जाएंगे तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी, बाई रोड जाएंगे तो टोल लगेगा। ठीक है, और मतलब ड्राइवर को पैसे देना पड़ेगा, ड्राइवर को भी रोकने का, ये सब चीज़। अगर हमको खुद ड्राइविंग आती है तो हमको कितना ड्राइव करना पड़ेगा, कितने घंटे, ये सब चीज़ फटीक हो जाएगा ड्राइव करते करते। अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेंगे हमारे लिए जो बेस्ट सूट कर रहा होगा, कंसिडरिंग अवर बजट एंड अवर कन्वीनियंस। और फिर हम उस डिसीजन को रिव्यू करेंगे अपने ट्रिप के बाद कि हमारा डिसीजन सही था कि नहीं था। एज सिंपल एज दैट, डिसीजन थ्योरी। कम ऑन एवरीवन। ठीक है, अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी और रिस्क। देखो, सर्टेनिटी का मतलब होता है जब आपको कंफर्म पता है कि क्या होने वाला है, जब आपको आउटकम पता है क्या होने वाला है। तो जैसे मान लो आप एग्जाम दे के आए और आपको कंफर्म पता है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है, आप एग्जाम क्लियर करने वाले हो, तो उसको बोलते हैं सर्टेनिटी। कि आपको कंफर्म कंफर्म ये बात पता है कि आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आने वाला है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि आपको नहीं पता आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है कि आपका रिजल्ट क्या हो सकता है। जब जो आउटकम है वो आप बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि स्टैटिस्टिकल एविडेंस नहीं है, तो आप बिल्कुल ही प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये बताओ कितना परसेंट चांस है पास होगे कि फेल होगे, तुम बोल रहे हो 50-50। तो 50-50 तो कोई आउटकम ही नहीं हुआ ना। समझ रहे हो, तुम बोल रहे हो मैं पास हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, मतलब एकदम ही अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है। तो उसको बोलते हैं क्या, तुम्हारा क्या बोलते हैं, जब अनसर्टेनिटी किस कब बोलते हैं, जब तुम्हारा आउटपुट तुम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हो क्या होगा, तो वो होता है अनसर्टेनिटी। रिस्क क्या होता है, जहां पर आप सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच में फंस गए हो, और यू कैन से यूजिंग प्रोबेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आप बोल रहे हो कि 90% चांस है मैं पास हो जाऊंगा, बट देयर इज स्टिल 10% चांस, क्योंकि एक लक फैक्टर है और इंस्टीट्यूट का भी गेम है यहाँ पर। तो आप बोल रहे हो कि देयर इज अ 90% चांस कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बट स्टिल देयर इज 10% चांस, जहां पर लक फैक्टर या इंस्टीट्यूट जो मार्क्स को वो करती है, चेकिंग करती है, उसके ऊपर चीजें डिपेंड करती है। तो वो कहलाता है बच्चों रिस्क। क्या कहलाता है, वो रिस्क कहलाता है। तो समझो, सर्टेनिटी का मतलब जब आपको आउटकम कंफर्म पता है, अनसर्टेनिटी का मतलब आपका आउटकम बिल्कुल ही नहीं पता है, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल ही प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो एकदम, मतलब आउटकम के बारे में दूर दूर तक आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो वो होता है अनसर्टेनिटी। और रिस्क का मतलब होता है कि आपको आउटकम पता भी है, नहीं भी पता है, मतलब आप समवेयर इन द मिडिल फंस गए हो। ठीक है, जहां पर आप बोल रहे हो कि हाँ 90% चांस है कि एग्जाम क्लियर हो जाए, मतलब आप प्रोबेबिलिटी वाली बातें करने लग गए। कौन सी प्रोबेबिलिटी, कि जहां पर एक चीज के होने की चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरा। ओके, तो जैसे मान लो कि
इलेक्शंस हो रहा है, तो आप बोल रहे हो कि ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के जीतने के चांसेस 80% है और इस पॉलिटिकल पार्टी के 20% है, तो ये हुआ रिस्क, ये हुआ रिस्क। अनसर्टेनिटी क्या हुआ कि आप बोल रहे हो बोल ही नहीं सकते कौन जीतेगा, नहीं बता सकते कौन जीतेगा, बहुत अनसर्टेनिटी है, बिल्कुल ही अभी कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा, तो वो होता है अनसर्टेनिटी। समझ में आई बात? यस, देखो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है आपको रिस्क और अनसर्टेनिटी के बीच में। एग्जाम में तुम्हारा थ्योरी क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और लूजिंग समथिंग वर्थ इज नोन एज रिस्क, समथिंग वर्दी इज नोन एज रिस्क। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी पता है कि कितना % चांस है कि आप जीत सकते हो, कितना % चांस है आप हार सकते हो, मतलब वही कितना % चांस है ऑफ द सर्टेनिटी, कितना % चांस ऑफ अनसर्टेनिटी, ये आपको पता है, तो इट इज गोइंग टू बी नोन एज रिस्क। लेकिन अनसर्टेनिटी के केस में ऐसी सिचुएशन है जहां पर फ्यूचर इवेंट आपको पता ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं क्या होगा, तो दिस इज कंप्लीटली अनसर्टेन। क्या होगा, कैसे होगा, नॉट नोन। ठीक है, एसर्टेनमेंट रिस्क मेजरेबल होता है, अनसर्टेनिटी आप मेजर ही नहीं करोगे क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या होने वाला है, तो कैसे मेजर करोगे। आउटकम, चांसेस ऑफ आउटकम पता है हमको, यहाँ पर आउटकम जो है वो पता ही नहीं है क्या होने वाला है। कंट्रोल, ये कंट्रोलेबल होगा क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट तुमको पता है ना कि कितना % चांस है, क्या कितना हो सकता है, तो यहाँ पर तुम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर जब पता ही नहीं है क्या होने वाला है तो कैसे कंट्रोल करोगे, अनकंट्रोलेबल। क्या आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो? हाँ, पर इसको नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी इसमें असाइन होती है, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं होती क्योंकि जब आउटकम ही नहीं पता क्या होने वाला है तो प्रोबेबिलिटी कैसे असाइन करूं? जब मुझे पता ही नहीं है आउटकम क्या होने वाला है तो मैं प्रोबेबिलिटी कैसे असाइन कर दूं? ठीक है, तो वो होता है अनसर्टेनिटी। डिसीजन मेकिंग के अंदर बच्चों 3 की डिसीजंस होते हैं जो हमको आउटलाइन करने होते हैं। डिसीजन मेकिंग कंसिडरिंग सर्टेनिटी, कंसिडरिंग अनसर्टेनिटी और कंसिडरिंग रिस्क। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ डिसीजन मेकिंग सर्टेनिटी के अंदर आप कैसे ले सकते हो। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको सर्टेनिटी के साथ आउटकम्स दिए होंगे, तो सिंपल है, आपको वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा हो सर्टेनिटी ऑफ आउटकम को ध्यान में रखते हुए। मतलब आपको कंफर्म पता है कि ये होने वाला है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ एग्जाम में और बोल रहा है कि कंफर्म ये चीज़ होने वाली है, तो अब कंफर्मेशन आपको पता चल गई ये चीज़ होने वाली है, सर्टेनिटी आपको पता है क्या होने वाला है, तो अब आप उसमें अपना बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करोगे। बेस्ट ऑल्टरनेटिव कैसे होता है? तो अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो जहां पर हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा होगा हम उस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। और अगर हम कॉस्ट बेस्ड बात करने वाले हैं, कॉस्ट, खर्चा, एक्सपेंस, तो अगर हम कॉस्ट बेस्ड बात करने वाले हैं तो जहां पर खर्चा सबसे कम हो रहा होगा हम उस आउटपुट को सिलेक्ट करेंगे। ओके, सिंपल है। जब आपको सर्टेनिटी के साथ आउटपुट पता है तो जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है आप उसको सिलेक्ट करो, या फिर जब कॉस्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा तो जहां सबसे कम खर्चा हो रहा है आप उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करो, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ओके, देखो डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, तो कैलकुलेट करो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू हाईएस्ट बेनिफिट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया रिस्क के केस में आपको प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू यहां पर निकाल सकते हो। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब होता है मीन। तो जैसे मान लो कि तुम्हारा 100 रुपए का प्रॉफिट होने का चांसेस है 80% और 50 रुपए का प्रॉफिट होने का चांस है तुम्हारा 20%। ठीक है, तो अब तुम अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहां पर निकाल सकते हो, कितना होगा? तुम्हारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा 100 रुपए इंटू 0.8 प्लस 50 रुपए इंटू 0.2, ये होगा तुम्हारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। 100 रुपए इंटू 0.8 मेमोरी प्लस 50 रुपए इंटू 0.2 मेमोरी प्लस MRC, तो ये आ गया तुम्हारा 90 रुपए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो सिंपल ऐसे निकाल लेना जब आपको प्रोबेबिलिटी दिया हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो भी आपका वैल्यू है इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस जो भी तुम्हारा वैल्यू है इंटू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जितने बार भी दिया हो। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो वही जो फाउंडेशन में हमने सीखा है स्टैंडर्ड डेविएशन वही वाला करना है, सेम टू सेम। FM में सीखा है वही वाला करना है। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n का रूट। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर कौन सा है? छोटा एक्स है। छोटा एक्स का मतलब होता है डेटा माइनस मीन, जो आपका डेटा दिया हुआ है माइनस मीन। जिसको याद नहीं है उसके लिए एक बार बता देता हूँ एक क्वेश्चन। तुमको डेटा दिया रहता है, मान लो 2 3 5, ठीक है, तुम सबसे पहले इसका मीन निकाल लो, तो 5 + 3 + 2, 1 मिनट 4 कर देते हैं इसको, तो 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय 3, तो तुम्हारा बार एक्स मतलब मीन आ जाएगा 3। तो x माइनस बार एक्स निकालो, इसी को छोटा x बोलते हैं। ठीक है, x माइनस बार एक्स को, तो 2 - 3 होता है -1, ये होता है 0 और ये हो जाएगा 1। अब इस x का स्क्वायर निकाल लो, तो x का स्क्वायर हो जाएगा 1 0 और 1। ठीक है, इस x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका टोटल निकाल लो, तो इसका टोटल आ गया 2। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर तुमने निकाल लिया है 2 अपॉन नंबर ऑफ आइटम है 3, इसका रूट, ये होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन 2
डिवाइडेड बाय 3 का रूट, तो 0.816 आ रहा है। ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जब डेटा दिया रहता है। मान लो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दी हुई है, क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दी हुई है, P फॉर होता है प्रोबेबिलिटी। P फॉर क्या होता है बच्चों? P फॉर होता है प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ आइटम्स को आप इग्नोर करोगे, आप प्रोबेबिलिटी से आंसर निकालोगे, तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर निकल गया। हाँ निकल गया। अब वो एक्स स्क्वायर को तुमको जो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दी होगी, लेट से 0.2, 0.3, 0.5, ये आपको प्रोबेबिलिटी दी है। तो अब इस एक्स स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 0.2, 0 और 0.5। अब इसका टोटल निकालो, तो ये हो जाएगा 0.7। और अब इस 0.7 का आप डायरेक्टली रूट निकाल दो। अब यहाँ पर आपको इसमें n से डिवाइड नहीं करना है, ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर को आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और सीधा उसका रूट निकाल दो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 0.7 आया, इसका रूट निकाल दो, तो 0.8366 आ रहा है तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तुम यहाँ पर निकाल सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन? कि आपका जो डेटा है वो आपके मीन से कितना डेविएट हो रहा है। ये बात आपको बताई गई है, फाउंडेशन में भी बताई गई है, एफएम में भी बताई गई है, यहाँ पर फिर से पढ़ रहे हैं हम। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है आपका डेटा, आपका जो मीन है, जो एवरेज है, उससे कितना दूर जा रहा है, कितना डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, कितना दूर जा रहा है, कितना दूर बैठा है आपका डेटा आपके मीन से, वो होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ओके। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एक एब्सोल्यूट मेजर है। हमको जब भी कोई डेटा को कंपेयर करना है, कोई दो डेटा दिया हुआ है, हमको उसको आपस में कंपेयर करना है, तो वी वांट रिलेटिव मेजर्स। तो रिलेटिव मेजर्स रिलेटिव मेजर का एक तरीका है स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आप रिलेटिव मेजर में कंपेयर करना चाहते हो, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसमें क्या होता है, ऊपर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और नीचे आपको मीन लेना होता है, बार एक्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन करके आप निकालते हो। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो 1% रिटर्न को कमाने के लिए। हाउ मच रिस्क यू आर टेकिंग टू गेट 1% रिटर्न, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब। ठीक है, तो ये कंपेरेबल हो जाता है अब, क्योंकि आप जितना भी डेटा दिया है, मान लो 2-3 डेटा दिया हुआ है और आप सबका निकाल लोगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो अब आप कंपेयर कर पाओगे कि मैं कहां पर सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा हूं, कहां पर सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा हूं 1% रिटर्न को कमाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि रिस्क ऑफ अ प्रोजेक्ट कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा प्रोजेक्ट का। ठीक है, जितना ज्यादा ये आएगा उतना ज्यादा रिस्क होगा। जैसे मान लो 3 डेटा दिया हुआ है ए, बी और सी, और उसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है लेट से 8, 10 और 12। मीन आपको दिया हुआ है लेट से 4, 3 और 5। तो अब तुम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 3.33 और ये आ रहा है 2.4। तो देखो आप कितना रिस्क ले रहे हो 1% रिटर्न को कमाने के लिए। तो 1% रिटर्न को कमाने के लिए आप यहाँ पर 2 का रिस्क ले रहे हो। यहाँ पर आप 1 रुपए कमाने के लिए 3.33 का रिस्क ले रहे हो। यहाँ पर आप 1 रुपए कमाने के लिए 2.4 का रिस्क ले रहे हो। तो कहाँ आप सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे हो? बी में। तो मोस्ट रिस्की वेंचर है बी। ठीक है, बी जो है वो सबसे ज्यादा रिस्की वेंचर है। देन उसके बाद सी सबसे रिस्की है, देन फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे ए सबसे रिस्की है। तो अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप सबसे पहले ए को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि ए में रिस्क सबसे कम है। तो जिसमें सबसे ज्यादा आता है उसमें रिस्क सबसे ज्यादा है। 1 रुपए, 1% की जगह आप बोल लो 1 रुपए। तो 1 रुपए को कमाने के लिए ए के केस में आप 2 रुपए का रिस्क ले रहे हो, बी में आप 1 रुपए कमाने के लिए 3.33 का रिस्क ले रहे हो, और सी में आप 1 रुपए कमाने के लिए 2.4 का रिस्क ले रहे हो। जहां रिस्क सबसे कम है आप उसको सिलेक्ट करोगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बच्चों कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक रिलेटिव मेजर है जहां पर कंपैरिजन पॉसिबल है। ओके, यस। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा पे ऑफ टेबल। पे ऑफ टेबल का क्वेश्चन एग्जाम में देखो इस तरीके से पूछा जाता है। ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मॉड्यूल का आपका क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हो। क्या होता है बेसिकली इसमें ना, आपको अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स दिए होते हैं। देखो ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, ऑल्टरनेटिव 3। ठीक है, तो आपको 3 अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए होते हैं, और यहाँ पर आपको उसका प्राइस बता देता है पर यूनिट। ये देखो पर यूनिट सेलिंग प्राइस बता दिया 4 रुपये, 4.3 और 4.4 रुपीज़ सेलिंग प्राइस बता देता है। ठीक है, 4 रुपये, 4.3 रुपीज़ और 4.4 रुपीज़ ये आपको बता देता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता देता है, ये देखो 2 रुपये दिया है क्वेश्चन में। तो अब आप इससे कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो 2, 2.3 और 2.4। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पर निकाल लेते हो। ठीक है, फिर अब इसमें क्या करते हो आप,
टोटल कंट्रीब्यूशन निकालते हो नंबर ऑफ यूनिट्स को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके, अंडर बेस्ट पॉसिबल वे, मोस्ट लाइकली वे और वर्स्ट पॉसिबल वे। तो इसमें आपको बता देता है कि अगर आपकी कंपनी ने बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस की तो वो कितनी कितनी यूनिट्स बेच पाएगी, यह आपको बता देता है। अगर आपकी कंपनी ने मोस्ट लाइकली परफॉर्मेंस की तो कितनी कितनी यूनिट सेल कर पाओगे, और अगर वर्स्ट परफॉर्मेंस की तो कितनी कितनी यूनिट्स आप सेल कर पाओगे, यह आपको क्वेश्चन बता देता है। तो अब आपको इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि ये है 16,000, तो तुम्हारा 16,000 इंटू 2 रुपये कर दो, तो 16,000 इंटू 2 हो गया 32,000। फिर उसके बाद 14,000 मोस्ट लाइकली है, तो 14,000 मोस्ट लाइकली इंटू 2 कंट्रीब्यूशन, तो ये हो गया 28,000। फिर वर्स्ट पॉसिबल है तुम्हारा 10,000, तो 10,000 इंटू 2 हो गया 20,000। ठीक है, ऑल्टरनेटिव 2 में देखो 14,000 है, 14,000 इंटू 2.3, तो ये हो गया तुम्हारा 32,200। फिर उसके बाद है तुम्हारा 12,500, तो 12,500 इंटू 2.3 28,750। फिर उसके बाद है तुम्हारा 8,000 वर्स्ट पॉसिबल है, तो 8,000 इंटू 2.3, तो 18,400 हो गया। ऐसे ही फिर आप ये वाले का भी करोगे ऑल्टरनेटिव का। सेम चीज आप फिर से निकालोगे फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद, आप टोटल प्रॉफिट निकालोगे जो आपके कंट्रीब्यूशन आया है उसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस करके। तो देखो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 रुपये का, तो ये तुम्हारा आया है बेस्ट पॉसिबल वे का कंट्रीब्यूशन। इसमें से तुम 20,000 रुपये का फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे, फिक्स कॉस्ट 20,000 रुपये का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12,000 रुपये, ये हो जाएगा 8,000 रुपये और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये वाला टेबल भी फिल कर दोगे। देखो यहाँ पर 12,200 हो जाएगा, यहाँ पर 8,750 हो जाएगा, और यहाँ पर तो 18,400 माइनस 20,000 लॉस हो जाएगा 1,600 रुपये का। तो इस तरीके से आप इस टेबल को फिल करोगे एंड दैट्स इट। बस इसी को बोलते हैं पे ऑफ टेबल, कि आपकी कंपनी डिपेंडिंग अपॉन कैसा परफॉर्म कर रही है, बेस्ट पॉसिबल परफॉर्म कर रही है, मोस्ट लाइकली परफॉर्म कर रही है, या वर्स्ट पॉसिबल परफॉर्म कर रही है, कितना कितना आपको पे ऑफ मिलेगा, कितना कितना आपको पे ऑफ मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो यही होता है तुम्हारा पे ऑफ टेबल बच्चों, सिंपल। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फ्री के 7 मार्क्स। ओके, यस। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। तो अब हमने डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी बोल दिया, क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहेगा, डायरेक्टली दिया रहेगा, बस बेस्ट पॉसिबल को उठा के लिखना है। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं तो वो भी नहीं आएगा, बहुत टाइम पास टॉपिक है। फिर हमने समझा कि अगर रिस्क है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लो रिस्क को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, कि अब आपको पता ही नहीं है क्या होने वाला है तो आप कैसे डिसीजन मेकिंग ले सकते हो। तो देखो अब इसमें क्या होता है ना, मैंने एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन बना के रखा है। क्वेश्चन यहाँ पर प्रॉफिट के बेसिस पे भी पूछा जा सकता है और कॉस्ट के बेसिस पे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर हम प्रॉफिट ओरिएंटेड बात कर रहे हैं तो हमको वो वाला ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है जहां पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है, और अगर हम कॉस्ट ओरिएंटेड बात कर रहे हैं तो हमको वो वाला ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है जहां पर हमारा कॉस्ट सबसे कम है। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो अब देखो हमको ना यहाँ प्रोजेक्ट दिए होते हैं क्वेश्चन में, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी वेरियस ऑल्टरनेटिव्स दिए रहते हैं, ऑल्टरनेटिव 1 2 3। सेम चीज यहाँ पर भी है, प्रोजेक्ट 1 2 3, ऑल्टरनेटिव 1 2 3। अब इसका क्या यूज केस होगा मैं आपको बताता हूँ। अलग अलग केसेस हैं जो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो सबसे बेसिक केस है तुम्हारा मिनी मैक्स और मैक्सी मीन क्राइटेरिया। इसके अंदर टोटल 4 टाइप के पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला पॉसिबिलिटी होगा प्रॉफिट के बेस पे मैक्सी मैक्स, फिर प्रॉफिट के बेस पे एक मैक्सी मिन भी आएगा, कॉस्ट के बेस पे मिनी मिन आएगा, और कॉस्ट के बेस पे मिनी मैक्स आएगा। फिर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों, जब मैं प्रॉफिट ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ तो मुझे बताओ कि मुझे प्रॉफिट कैसा चाहिए, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का मन है, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का मन है। तो आपको वो वाला ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है जहां पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा हो अमंग्स द मैक्सिमम। मतलब भैया मतलब इधर देखो, मैक्सिमम अमंग्स द मैक्सिमम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पर 3 अलग अलग प्रोजेक्ट दिए ना, हाँ, और आपको बताना है कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट है आपके लिए। आपको बताना क्या है, क्वेश्चन सुनो, आपको बताना है कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सा प्रोजेक्ट कमा के देगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्योंकि आपको प्रॉफिट की इच्छा है, ये क्वेश्चन प्रॉफिट ओरिएंटेड है, तो आप ना ये पता लगाओ कि प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3 के तीनों ऑल्टरनेटिव में से कौन सा ऑल्टरनेटिव आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा है। पहले आप ये पता लगाओ विच ऑल्टरनेटिव विल गिव यू द मैक्सिमम प्रॉफिट।
तो प्रोजेक्ट 1 के केस में ऑल्टरनेटिव 3 आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, प्रोजेक्ट 2 के केस में ऑल्टरनेटिव 1 आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, और प्रोजेक्ट 3 के केस में भी ऑल्टरनेटिव 1 आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है। अब आप इन तीनों को लिख लो, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3। अब आपको इन तीनों में से कोई एक ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है, आपको इन तीनों में से कोई एक ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। तो अब आप वो वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो जिसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है इन तीनों में से। तो इन तीनों में से मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है 5 रुपये, तो मैं प्रोजेक्ट P2 सिलेक्ट करूंगा, और P2 प्रोजेक्ट का ऑल्टरनेटिव 1 है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा मैक्सी मैक्स। क्या होता है? मैक्सी मैक्स मतलब मैक्सिमम अमंग्स द मैक्सिमम। तो ऑल्टरनेटिव्स में से आपको मैक्सिमम वाले सिलेक्ट करने हैं, और फिर तीनों ऑल्टरनेटिव्स जो तुमने सिलेक्ट किए हैं उसमें से जो मैक्सिमम है वाला प्रोजेक्ट तुमको सिलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर स्टेप लिखा हुआ है, स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट करो वो ऑल्टरनेटिव जहां पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव ऑफ द सेम प्रोजेक्ट, ठीक है। और फिर आप स्टेप 2 में वो ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करो जहां पर आपको हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा है अमंग ऑल प्रोजेक्ट्स। समझ गए? यस, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट। सेकंड है तुम्हारा मैक्सिमम अमंग्स द मिनिमम। मैक्सिमम अमंग्स द मिनिमम, ये देखो मैक्सिमम अमंग्स द मिनिमम। इसमें क्या होता है देखो, अब ऊपर वाले अप्रोच में ना तुमने ना थोड़ा सा ओवरवेलमिंग अप्रोच ले ली। ओवरवेलमिंग मतलब तुम इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो कि तुमने सोचा कि मेरे को पहली बात तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा, और फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा बेस्ट प्रोजेक्ट का। तो तुमने दोनों तरफ से ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेके चली, दोनों तरीके से तुमने ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ली कि मैं तो सबसे पहले हर प्रोजेक्ट का बेस्ट ऑल्टरनेटिव ही करने वाला हूं, और उसमें भी तीनों में से बेस्ट प्रोजेक्ट ही करने वाला हूं। ये तो कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो गया भाई साहब? थोड़ा सा प्रोविजन बना के चलना चाहिए लाइफ में। तो ये है बच्चों थोड़ी सी कंजर्वेटिव अप्रोच। यहां पर होता है मैक्सिमम अमंग्स द मिनिमम। इसका मतलब क्या होता है कि आप थोड़े से कंजर्वेटिव हो जाओ। आप सोचो कि अगर मेरे को लॉस हुआ तो, आप सोचो कि अगर मेरे को लॉस हुआ तो आप क्या करो, आप ना तीनों प्रोजेक्ट का वो वाला ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करो जहां पर वर्स्ट केस में आपको कितना लॉस हो सकता है, वर्स्ट केस में आप कितना नुकसान कर सकते हो, अब वो सिलेक्ट करो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट A1 सॉरी ऑल्टरनेटिव A1 A2 और A3, ठीक है, ये तुम्हारा ऑल्टरनेटिव है। आप वो वाला ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करो जहां पर आप वर्स्ट परफॉर्मेंस कर रहे हो, वर्स्ट परफॉर्मेंस। तो प्रोजेक्ट 1 में वर्स्ट परफॉर्मेंस है ये, प्रोजेक्ट 2 में वर्स्ट परफॉर्मेंस है ये, और प्रोजेक्ट 3 में वर्स्ट परफॉर्मेंस है ये। अब आप इन तीनों को लिख लो, प्रोजेक्ट 1 2 3, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3, आप इसको लिख लो। अब इसके बाद आप इन तीनों में से मैक्सिमम प्रॉफिट कहां हो रहा है आप उसको सिलेक्ट करो। तो इन तीनों में से मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है P1 में। तो अब बेसिकली आप वो वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो कि जहां पर वर्स्ट केस में भी आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। मुझे बताओ, अगर तुम प्रोजेक्ट 1 सिलेक्ट करते हो तो बेस्ट केस में तो 4 रुपए कमा लोगे, लेकिन वर्स्ट केस में भी, मतलब लोअर साइड बोलते हैं ना, डाउन साइजिंग रिस्क बोलते हैं ना, डाउन साइजिंग रिस्क मतलब अगर स्टॉप लॉस, स्टॉक मार्केट की भाषा में स्टॉप लॉस। तो बेसिकली प्रोजेक्ट 1 का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 4, लेकिन मिनिमम प्रॉफिट हो सकता है 1। तो मान लो तुमने प्रोजेक्ट 1 को सिलेक्ट कर लिया, तो अब अगर तुम वर्स्ट परफॉर्मेंस भी करते हो, तुम अपनी हिस्ट्री की सबसे खराब परफॉर्मेंस भी करते हो, तो भी तुमको 1 रुपए का प्रॉफिट वहां पर हो रहा होगा प्रोजेक्ट 1 के केस में। लेकिन अगर तुम प्रोजेक्ट 2 के साथ जाते हो तो बेस्ट परफॉर्मेंस में तो 5 रुपए कमा के दे देगा, लेकिन वर्स्ट परफॉर्मेंस में वो 0 पे लाके खड़ा कर देगा। नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर तो तुम प्रोजेक्ट 3 के साथ जाते हो तो दोनों ही मामले में खराब है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट 3 रुपए कमा के देगा, और मिनिमम साइड जाओगे, डाउन साइड जाओगे तो -2 हो जाएगा, मतलब 10 रुपए लगाओगे 8 रुपए वापस मिलेगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए तुमने मैक्सिमिन अप्रोच लगाई, थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच है कि तुम ये चेक कर लिए कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है सॉरी, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर वर्स्ट केस में भी मैं बेटर ऑफ पोजीशन में होऊंगा। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है? तो वो है प्रोजेक्ट 1, ठीक है, जहां पर आप वर्स्ट परफॉर्मेंस भी कर रहे होगे तो भी आपको यहां पर प्रॉफिट हो रहा है ना, और बाकी दोनों के कंपैरिजन में आप थोड़े से बचे हुए हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमिन। तो ये हुआ बच्चों प्रॉफिट ओरिएंटेड तुम्हारे 2 तरीके। ये दोनों तरीका तुम्हारा प्रॉफिट ओरिएंटेड था। एक था मैक्सी मैक्स, मतलब मैक्सिम सिलेक्ट द मैक्सिमम अमंग्स द मैक्सिमम, और एक था मैक्सिमिन सिलेक्ट द मैक्सिमम अमंग्स द मिनिमम, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है और ये कंजर्वेटिव अप्रोच है। ओके, यस। तो एग्जाम में तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बोलेगा मैक्सी मैक्स बना दो, मैक्सी मिन बना दो, तो आपको वो बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों कॉस्ट बेस। तो कॉस्ट है मिनिमम अमंग्स द मिनिमम। अब मेरे को बताओ, जब मैं खर्चे की बात कर रहा हूँ,
जब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जब मैं खर्चों की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को मिनिमम खर्चा चाहिए, राइट? ऐसा ऑल्टरनेटिव चाहिए जहां पर मेरा सबसे मिनिमम खर्चा हो रहा हो। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट 1 2 3 के अंदर आप वो वाला ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लो जहां आपका मिनिमम खर्चा हो रहा है। तो यहाँ रहा मिनिमम खर्चा 3, यहाँ रहा 5 रुपये और यहाँ रहा 1 रुपये। उन तीनों को आप लिख लो यहाँ पर। प्रोजेक्ट 1 का मिनिमम खर्चा, प्रोजेक्ट 2 का मिनिमम खर्चा, प्रोजेक्ट 3 का मिनिमम खर्चा। अब आप इन तीनों में वो वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो जिसमें सबसे कम खर्चा हो रहा हो। तो इन तीनों में सबसे कम खर्चा हो रहा है प्रोजेक्ट 3 में। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब ये भी बच्चों थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हो गई कि तुमने कहा कि तुम वो ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करोगे जहां मिनिमम खर्चा हो रहा है और तीनों प्रोजेक्ट में से वो वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे जहां मिनिमम खर्चा हो रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। बहुत आइडियल सिचुएशन है ये, तो ऐसा होता नहीं है ना। लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, लाइफ इज ऑल अबाउट रोलर कोस्टर राइड। ओके, तो अब ऐसा तो होता नहीं है, तो थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच हमको यहां भी देखने को मिलेगी, मिनिमम अमंग्स द मैक्सिमम। तो अब कंजर्वेटिव अप्रोच में मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि मान लो मैं जो भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूं वहां पर मेरा मैक्सिमम खर्चा कितना हो सकता है, आप ये बताओ। मैं जो भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करूं वहां पर मेरा मैक्सिमम खर्चा कितना हो सकता है, आप मुझे ये बता दो। तो मेरा मैक्सिमम खर्चा हो सकता है प्रोजेक्ट 1 में 6 रुपये, प्रोजेक्ट 2 में 8 रुपये और प्रोजेक्ट 3 में 4 रुपये। तो ये मेरे मैक्सिमम खर्चे हैं तीनों प्रोजेक्ट के, P1 का, P2 का और P3 का। तो अब ये तो मैक्सिमम पॉसिबल खर्चा आ गया, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो है। तो अब ये वर्स्ट केस सिनेरियो में मेरे को बेस्ट वाला सिलेक्ट करके दो। बेस्ट वाला मतलब वो वाला ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करके दो, वो वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके दो जहां मेरा मैक्सिमम खर्चा सबसे कम है। तो प्रोजेक्ट 1 2 3 में, प्रोजेक्ट 3 में मेरा मैक्सिमम खर्चा सबसे कम है, तो मैं प्रोजेक्ट 3 सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी प्रोजेक्ट 3 में मेरा मिनिमम खर्चा हो रहा है, तो मैं वो वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। इसी को बोलते हैं मिनिमम अमंग्स द मैक्सिमम। तो यू हैव टू सिलेक्ट द मिनिमम आउट ऑफ द मैक्सिमम कॉस्ट अवेलेबल आउट देयर। ओके, तो ये था तुम्हारा बच्चों 4 ऑल्टरनेटिव ऑफ मिनीमैक्स और मैक्सिमिन अप्रोच। ठीक है, तो ये तुम्हारा एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको आप एक बार देख लो अच्छे से। यस, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट द लैप्लेस क्राइटेरिया। ठीक है, द लैप्लेस क्राइटेरिया, लैप्लेस क्राइटेरिया क्या बोलता है कि ऑल्टरनेटिव्स इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन दैट ऑल स्टेट ऑफ नेचर आर इक्वली लाइकली टू अकर। लैप्लेस क्राइटेरिया बोलता है कि मैं ऐसा नहीं मानता कि ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होने के चांसेस ज़्यादा है, इसके होने के चांसेस कम है ना। मैं ये मानता हूँ कि जितने भी ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन में दिए हैं सारे ऑल्टरनेटिव के होने के चांसेस इक्वल हैं। सारे ऑल्टरनेटिव के होने के चांसेस क्या है, इक्वल है। तो अब स्टेप नंबर 1 में आपको एवरेज ले लेना है सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल फॉर अ प्रोजेक्ट का। क्यों? क्योंकि सबके होने के चांसेस इक्वल है, तो इन सब का आप ले लो क्या, एवरेज। ओके, फिर स्टेप नंबर 2 में आप वो वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो जहां पर मैक्सिमम एवरेज प्रॉफिट आ रहा हो या मिनिमम एवरेज कॉस्ट आ रहा हो। क्यों? क्योंकि आपका पर्पस है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना और कॉस्ट को कम से कम रखना। तो आप एवरेज निकाल लो और फिर वो वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लो जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम हो और कॉस्ट मिनिमम हो। ठीक है, तो देखो जैसे यहां पर बच्चों प्रॉफिट मैट्रिक्स मेरा ये रहा, तो इन तीनों का एवरेज निकालो आप, इन तीनों ऑल्टरनेटिव का आप एवरेज निकालो और बताओ कितना आ रहा है। 1 + 2 + 4 डिवाइड बाई 3, ये आ रहा है 2.33। 5 + 3 डिवाइड बाई 3, ये आ रहा है 2.67। 3 + 1 - 2 डिवाइड बाई 3, ये आ रहा है 0.67। तो ये तुम्हारा आ रहा है। अब इन तीनों में से क्योंकि मैंने प्रॉफिट का एवरेज निकाला है, वो वाला ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लो जिसमें आपका प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है, जो कि है 2.67। ये देखो 2.67, ये तुम्हारा P2 प्रोजेक्ट 2। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट बेस में आ जाओ, तो कॉस्ट में भी इन तीनों का एवरेज निकालो। 3 + 6 + 4 डिवाइड बाई 3, 4.33 आ गया। 5 + 8 + 7 डिवाइड बाई 3, 6.67 आ गया। और 4 + 1 + 2 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 2.33। अब इसमें आप वो वाला ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करो जहां आपकी कॉस्ट मिनिमम आ रही है, जो कि है 2.33। ओके, यहां पर आपकी कॉस्ट आ रही है मिनिमम 2.33। ओके, यस, तो ये बच्चों तुम्हारा लैप्लेस क्राइटेरिया, जहां पर आपको तीनों ऑल्टरनेटिव के होने के चांसेस इक्वली लाइकली हैं, तो तीनों का एवरेज लेना है। और फिर तीनों का एवरेज लेने के बाद प्रॉफिट के केस में जिस प्रोजेक्ट में आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो सिलेक्ट करो, कॉस्ट के केस में जिस प्रोजेक्ट में आपको कम कॉस्ट लग रही है वो आप सिलेक्ट कर लो। दैट्स इट। तो ये बहुत ईजी था। ठीक है, अब आ जाओ द सैवेज क्राइटेरिया और रिग्रेट अप्रोच में। ठीक है, तो ये दोनों नाम से पूछा जा सकता है एग्जाम में, सैवेज क्राइटेरिया बना दो या रिग्रेट अप्रोच बना दो। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉफिट बेस्ड अगर क्वेश्चन आया तो क्या होगा, देखो रिग्रेट अप्रोच का मतलब क्या होता है। पहले ये समझो कि आप मैक्सिमम
कितना रिग्रेट करोगे अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो। ये होता है रिग्रेट अप्रोच का मतलब, कि आप कितना रिग्रेट करोगे अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो। ये होता है रिग्रेट अप्रोच का मतलब। तो अब इसमें एग्जांपल समझो। जैसे ये तुम्हारा प्रोजेक्ट दिया है P1 P2 और P3 और ये उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, प्रॉफिट बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये प्रॉफिट बेस्ड क्वेश्चन है, तो मुझे बताओ अगर आपने ऑल्टरनेटिव 1 सिलेक्ट कर लिया। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों आपको एक ही ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव 1, और 3 प्रोजेक्ट है P1 P2 और P3, तो आप कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहोगे? तो मुझे बताओ कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे? सोचो सोचो। आप सिलेक्ट करोगे प्रोजेक्ट 2। क्यों प्रोजेक्ट 2 क्यों सिलेक्ट करोगे आप? क्योंकि प्रोजेक्ट 2 में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। प्रोजेक्ट 2 में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, तो आप वो वाला सिलेक्ट करोगे। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने ऑल्टरनेटिव 1 सिलेक्ट कर लिया प्रोजेक्ट 1 का गलती से, तो क्या आपको बाद में रिग्रेट होगा? हाँ, होगा। कितने रुपए का रिग्रेट होगा ये बताओ? कि अगर आप प्रोजेक्ट 2 सिलेक्ट करते ऑल्टरनेटिव 1 का, ऑल्टरनेटिव 1 आप सिलेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट 2 का, तो आपको ₹5 का प्रॉफिट होता। ₹5 का आपको प्रॉफिट होता। लेकिन क्योंकि आपने प्रोजेक्ट 1 का ऑल्टरनेटिव 1 सिलेक्ट किया, तो आपको ₹2 का रिग्रेट होगा कि नहीं होगा? फटाफट से बताओ। ₹5 कमा सकते थे, पर आपकी गलती के चक्कर में, गलत डिसीजन के चक्कर में आपने ₹3 कमाया। आप ₹5 कमा सकते थे, पर आपकी गलती, आपके रॉन्ग डिसीजन के चक्कर में आपने ₹3 कमाया। तो ₹2 का आपको रिग्रेट होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया। प्लस अगर आप प्रोजेक्ट 2 का ही ऑल्टरनेटिव 1 सिलेक्ट करते हो, तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो ज़ीरो रिग्रेट, ज़ीरो रिग्रेट। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट 3 का ऑल्टरनेटिव 1 सिलेक्ट करते हो, तो आपको ₹1 का रिग्रेट होगा। कहाँ आप ₹5 कमा सकते थे, पर आपने ₹4 ही कमाया, तो आपको ₹1 का यहाँ पर रिग्रेट हुआ। वैसे ही बच्चों, अब ऑल्टरनेटिव 2 के लिए निकालो। ऑल्टरनेटिव 2 में आप मैक्सिमम कितना प्रॉफिट कमा सकते थे? ₹8 कमा सकते थे अगर आप प्रोजेक्ट 2 के साथ जाते तो। लेकिन लेकिन आप अगर प्रोजेक्ट 1 के साथ चले गए, गलत डिसीजन आपने लिया, और अगर आप प्रोजेक्ट 1 के ऑल्टरनेटिव 2 को सिलेक्ट करते हो, तो ₹8 कमा सकते थे, ₹6 ही कमाओगे, तो ₹2 का रिग्रेट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ठीक है। अब अगर आप प्रोजेक्ट 2 का ही ऑल्टरनेटिव 2 सिलेक्ट करते हो, तो कोई रिग्रेट नहीं होगा, ज़ीरो। पर अगर आप प्रोजेक्ट 3 का सिलेक्ट करते हो, प्रोजेक्ट 3 का ऑल्टरनेटिव 2 सिलेक्ट करते हो, तो सिर्फ ₹1 का प्रॉफिट होगा आपको। तो कहाँ ₹8 का प्रॉफिट हो सकता था, पर आपके गलत डिसीजन के चक्कर में ₹1 का प्रॉफिट हुआ, तो ₹7 का रिग्रेट हुआ आपको यहाँ पर। वैसे ही सेम ऑल्टरनेटिव 3 में आप मैक्सिमम ₹7 कमा सकते थे। अगर आप प्रोजेक्ट 1 सिलेक्ट करते हो, तो ₹4 ही कमाओगे, तो ₹3 का रिग्रेट हुआ यहाँ पर। यहाँ पर अगर सेम सिलेक्ट किए, तो ज़ीरो का रिग्रेट। और अगर प्रोजेक्ट 3 सिलेक्ट कर लेते हो, तो सिर्फ ₹2 ही कमाओगे, तो ₹5 का रिग्रेट हो गया। 7 माइनस 2, ₹5 का रिग्रेट। तो इसको बोलते हैं बच्चों रिग्रेट मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिग्रेट मैट्रिक्स, कि आपको कितना कितना रिग्रेट हो सकता है अगर आप गलत डिसीजन ले रहे हो तो। इसको क्या बोलते हैं? रिग्रेट मैट्रिक्स, कि आपको कितने रुपए का रिग्रेट होगा अगर आपने एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो। ठीक है, ओके। तो अब आपको क्या चाहिए बताओ जिंदगी में? व्हाट यू वांट इन योर लाइफ? यू वांट मिनिमम रिग्रेट, राइट? आपको अपने जीवन में क्या चाहिए कि भैया हमको ना मिनिमम रिग्रेट चाहिए अपने जीवन में। हमारे जीवन में कम से कम रिग्रेट होना चाहिए, तो हमको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये आपको चाहिए है। तो सबसे पहले बच्चों आप ये बताओ कि वर्स्ट केस में अगर आप प्रोजेक्ट 1 के साथ जा रहे हो, तो मैक्सिमम पॉसिबल रिग्रेट आपको कितना हो सकता है ये बताओ। अगर आप प्रोजेक्ट 1 सिलेक्ट करते हो, तो मैक्सिमम पॉसिबल रिग्रेट आपको कितने रुपए का होगा? ₹3 का। तो यहाँ पर आप ₹3 लिख लो। अगर आप प्रोजेक्ट 2 के साथ जाते हो, तो मैक्सिमम पॉसिबल रिग्रेट आपको कितने का होगा? तो यहाँ तो तीनों ही ज़ीरो है, तो ज़ीरो लिख लो। अगर आप प्रोजेक्ट 3 के साथ जाते हो, तो अगर आपने गलत डिसीजन लिया, तो मैक्सिमम पॉसिबल रिग्रेट आपको कितने रुपए का हो सकता है? ₹7 का। आपने यहाँ पर लिख लिया। अब आप चाहते हो आपकी लाइफ में कि आप गलत डिसीजन को जितना हो सके उतना कम लो, मिनिमाइज करो, तो आपको मिनिमम सिलेक्ट करना है आउट ऑफ द मैक्सिमम रिग्रेट्स आउट देयर। तो ये आपके मैक्सिमम रिग्रेट है कि अगर आपने गलत डिसीजन लिया, तो मैक्सिमम आपको ₹3 का रिग्रेट होगा प्रोजेक्ट 1 के केस में। प्रोजेक्ट 2 के केस में ज़ीरो है, और प्रोजेक्ट 3 के केस में आपको मैक्सिमम ₹7 का रिग्रेट होगा अगर आपने गलत डिसीजन लिया है तो। तो अब आपको इसमें से मिनिमम वाला सिलेक्ट करना है। क्यों?
क्योंकि आप अपनी लाइफ में गलती सबसे कम से कम गलती करना चाहोगे। ठीक है, तो ये है काफ़ी कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच है, समझो मेरी बात को। कंजर्वेटिव अप्रोच क्यों है? क्योंकि पहले तो आपने ये देख लिया कि आपको कितने कितने रुपए का रिग्रेट होगा। फिर आपने ये आइडेंटिफाई किया कि अगर मैंने लाइफ में गलत डिसीजन लिया तो मैक्सिमम लॉस मेरा कितना हो सकता है। तो आपने तीनों प्रोजेक्ट का मैक्सिमम लॉस निकाल लिया। प्रोजेक्ट 1 का, प्रोजेक्ट 2 का, प्रोजेक्ट 3 का। आपने मैक्सिमम लॉस यहाँ पर निकाल लिया और उस मैक्सिमम लॉस में से भी आपने मिनिमम वाले को सिलेक्ट कर लिया। बोलो, क्या ये बात समझ में आती है? फटाफट से बताओ। मैक्सिमम लॉस में से भी जो सबसे मिनिमम लॉस है वो वाला आपने सिलेक्ट कर लिया। तो देखो यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट करो अपने प्रॉफिट मैट्रिक्स को एक लॉस मैट्रिक्स में या रिग्रेट मैट्रिक्स में बाय डिडक्टिंग प्रॉफिट ऑफ द सिलेक्टेड प्रोजेक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ अ प्रोजेक्ट विच इज द हाईएस्ट प्रॉफिट अंडर अ गिवन ऑल्टरनेटिव। ठीक है, फिर स्टेप 2 में अप्लाई करो मिनी मैक्स, दैट इज मिनिमम अमंग्स द मैक्सिमम रिग्रेट। तो मैक्सिमम रिग्रेट आप पहले निकाल लो कितना हो सकता है, और उसमें से जो सबसे मिनिमम वाला है, क्योंकि आप कम से कम रिग्रेट करना चाहते हो लाइफ में, तो जो मिनिमम वाला है आप उसको सिलेक्ट कर लो। तो अगर आप प्रोजेक्ट 2 सिलेक्ट करोगे, अगर आप प्रोजेक्ट 2 सिलेक्ट करोगे तो आपको लाइफ में मिनिमम रिग्रेट होगा। ओके, यस। अब यही क्वेश्चन बच्चों कॉस्ट बेस्ड भी आ सकता है। कैसा आ सकता है? कॉस्ट बेस्ड भी आ सकता है। तो अब कॉस्ट के केस में अब आप वो वाला ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करो जहां आपका सबसे कम खर्चा हो रहा था। वही है तुम्हारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ये है तुम्हारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब मुझे ये बताओ, अगर तुम यही ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हो तो एक भी रुपए का रिग्रेट नहीं होगा, जीरो का रिग्रेट होगा। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट 2 सिलेक्ट कर लेते हो, ऑल्टरनेटिव 1 ऑफ प्रोजेक्ट 2, तो अब बताओ, अगर आप ऑल्टरनेटिव 1 सिलेक्ट करते, प्रोजेक्ट 1 सिलेक्ट करते तो 3 रुपए का खर्चा होता, पर आपने बेवकूफ़ी कर दी और प्रोजेक्ट 2 सिलेक्ट कर लिया, तो वहां तुम्हारा 5 रुपए का खर्चा हो गया। तो जहां 3 रुपए में काम हो सकता था, 5 रुपए में काम हुआ, यानी 2 रुपए का हुआ आपको रिग्रेट। ठीक है, इस ऑल्टरनेटिव को कंपेयर करना होता है ना, ऑल्टरनेटिव वाइज कंपेयर करना होता है, ये ध्यान में रखना। ओके, तो अब अगर तुम उसके जगह प्रोजेक्ट 3 सिलेक्ट कर लिए तो प्रोजेक्ट 3 में तुम्हारा 4 रुपए का खर्चा हुआ, प्रोजेक्ट 1 में 3 रुपए के खर्चे में काम हो जाता, तो 1 रुपए का हुआ आपको यहाँ पर रिग्रेट, 1 रुपए का रिग्रेट हुआ। वैसे ही अब ऑल्टरनेटिव 2 में मिनिमम कॉस्ट सिलेक्ट कर लो, 1 रुपए है। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट आपकी 1 रुपए है अगर आप सही डिसीजन लोगे तो। लेकिन अगर आपने प्रोजेक्ट 1 का ऑल्टरनेटिव 2 सिलेक्ट किया तो 6 रुपए का खर्चा हो रहा है, 6 रुपए का खर्चा हो रहा है, जो कि 1 रुपए में हो सकता था काम। अगर आप प्रोजेक्ट 3 सिलेक्ट करते तो 1 रुपए में काम हो जाता, पर आपका यहाँ 6 रुपए का खर्चा हो गया, तो 5 रुपए का हो गया आपको रिग्रेट। देखो, अब आप अगर ऑल्टरनेटिव 2 और प्रोजेक्ट 2 सिलेक्ट करोगे तो 8 रुपए का खर्चा हो रहा है, 8 रुपए का खर्चा हो रहा है। ये काम 1 रुपए में भी हो सकता था, ये काम 1 रुपए में भी हो सकता था, पर 8 रुपए का खर्चा तुमने कर दिया, गलत डिसीजन ले लिया। तो गलत डिसीजन लेने के कारण ये काम तुम्हारा जो 8 रुपए में हो रहा है वो 1 रुपए में हो सकता था, तो 7 रुपए का तुमको यहाँ पर हुआ रिग्रेट, 7 रुपए का रिग्रेट हुआ। फिर उसके बाद वैसे ही आ जाओ ऑल्टरनेटिव 3 में। ऑल्टरनेटिव 3 में मिनिमम कॉस्ट 2 रुपए में काम हो सकता था, पर अगर तुमने प्रोजेक्ट 1 सिलेक्ट किया तो 4 रुपए में काम होगा, तो 2 रुपए तुमको एक्स्ट्रा लग गया, 2 रुपए तुमको एक्स्ट्रा लग गया, तो 2 रुपए का रिग्रेट। अगर तुम प्रोजेक्ट 2 सिलेक्ट करते हो तो 7 रुपए में होगा वही सेम काम, 7 रुपए में सेम काम होगा, जो कि 2 रुपए में हो सकता था। 2 रुपए में जो काम हो सकता था वो तुम 7 रुपए में किए, तो 5 रुपए का रिग्रेट हुआ। और अगर तुम 2 रुपए का काम 2 रुपए में करोगे तो 0 रुपए का रिग्रेट। तो इस तरीके से तुमको कॉस्ट का रिग्रेट मैट्रिक्स बनाना है, लॉस मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, किसका? कॉस्ट का, कि तुमको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव का तुम्हारा मिनिमम कॉस्ट है, कौन से वाले प्रोजेक्ट का तुम्हारा मिनिमम कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट वो तुमको सिलेक्ट करना है। और फिर तुमको उसको बाकी वाले ऑल्टरनेटिव्स, बाकी वाले प्रोजेक्ट के ऑल्टरनेटिव्स के साथ में कंपेयर करना है, और तुमको अपना रिग्रेट निकालना है कि अगर तुमने इसके जगह ये डिसीजन लिया तो 2 रुपए का रिग्रेट होगा, इसके जगह ये डिसीजन लिया तो 1 रुपए का रिग्रेट होगा, अगर यही डिसीजन लिया तो 0 का रिग्रेट, इसके जगह अगर ये डिसीजन लिया 5 रुपए का रिग्रेट, इसके जगह अगर ये डिसीजन लिया 7 रुपए का रिग्रेट, और अगर यही डिसीजन लिया तो 0, इसके जगह अगर ये डिसीजन लिया 2 रुपए का रिग्रेट, इसके जगह अगर ये डिसीजन लिया 5 रुपए का रिग्रेट, और अगर यही डिसीजन लिया तो 0। तो तुमको वही देखना है कि बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे पास क्या अवेलेबल था, और अगर तुमने उसके जगह कोई गलत डिसीजन लिया तो कितने का रिग्रेट तुमको होगा। ठीक है, वो तुमको पता लगाना है। और फिर यहाँ पर तुमको लगाना है क्या? मिनी मैक्स अप्रोच। मिनी मैक्स अप्रोच मतलब यहाँ पर तुमको मिनिमम अमंग्स द मैक्सिमम, तो मैक्सिमम रिग्रेट यहाँ पर भी मिनी मैक्स ही लगा था। ठीक है, ओके, मिनी मैक्स लगा था, यहाँ पर भी मिनी मैक्स ही लगेगा। तो मैक्सिमम रिग्रेट तुमको कितना हो सकता है?
तो प्रोजेक्ट 1 के केस में मैक्सिमम रिग्रेट हो सकता है 5 रुपये, प्रोजेक्ट 2 में मैक्सिमम रिग्रेट हो सकता है 7 रुपये, प्रोजेक्ट 3 में मैक्सिमम रिग्रेट हो सकता है 1 रुपये। अब ये तुम्हारे मैक्सिमम रिग्रेट हैं जो तुमको हो सकता है। अब इसमें से तुम उस ऑप्शन के साथ जाओ जहां पर तुमको मिनिमम रिग्रेट झेलना पड़े। ये तुम्हारे तीनों प्रोजेक्ट के मैक्सिमम रिग्रेट्स हैं। अब तुम इसमें से उस प्रोजेक्ट के साथ जाओ जहां पर तुमको मिनिमम रिग्रेट झेलना पड़े, तो वो है तुम्हारा प्रोजेक्ट 3। अगर तुमने गलत डिसीजन लिया भी तो भी प्रोजेक्ट 3 में तुमको मिनिमम रिग्रेट होगा, ठीक है। और वैसे तुम ध्यान से देख भी सकते हो, यहाँ पर तुम्हारा आंसर प्रोजेक्ट 2 आया था और प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट 2 में हो रहा था। यहाँ पर तुम्हारा आंसर प्रोजेक्ट 3 आया है और कॉस्ट सबसे कम प्रोजेक्ट 3 में ही लग रही है। दो बार ऐसा हुआ है कि प्रोजेक्ट 3 में सबसे कम कॉस्ट लग रही है। तो यहाँ पर भी तुम्हारा आंसर क्या आ गया है? प्रोजेक्ट 3 आ गया। तो समझ पा रहे हो कि जो तुम आंसर आंखों से देख के निकालोगे, रिग्रेट अप्रोच तुमको वही आंसर ला के देगा। जो आंसर तुम अपने नेकेड आइज से निकालोगे, रिग्रेट अप्रोच भी तुमको वही आंसर ला के देगा। समझे? यस। तो ये बात है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है तुम्हारा हर्विक्स क्राइटेरिया, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉस्ट। इसमें भी दो है। हर्विक्स क्राइटेरिया में बच्चों एक आपको ना अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दी होती है। तो देखो इसमें क्या करना होता है, जब आपका प्रॉफिट बेस्ड क्वेश्चन है तो जो तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट अवेलेबल है, मैक्सिमम प्रॉफिट अवेलेबल है, जैसे कि देखो ये है तुम्हारा प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है? 1, 2 और 4 में से 4 है। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको तुम अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस तुम निकालोगे 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा तुम निकालोगे और उसको तुम मल्टीप्लाई करोगे अपने मिनिमम प्रॉफिट से, मिनिमम प्रॉफिट से, ठीक है। तो मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पर 1। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर अपना प्रॉफिट निकालोगे। कितना हो सकता है? 0.4 इंटू 4 मेमोरी प्लस 1 इंटू 0.6 मेमोरी प्लस MRC, तो ये आ रहा है 2.2। इस तरीके से। अब यहाँ पर अल्फा का मतलब क्या है? चांसेस ऑफ हैपनिंग, ठीक है। डिजायरेबिलिटी, अल्फा का मतलब है डिजायरेबिलिटी। तो हमारा डिजायर है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएं, तो इसीलिए हम मैक्सिमम प्रॉफिट को अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डिजायर है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएं, इसलिए हम उसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 1 माइनस अल्फा मतलब नॉन डिजायरेबिलिटी, 1 माइनस अल्फा का मतलब नॉन डिजायरेबिलिटी। तो हम नहीं चाहते कि हमको मिनिमम प्रॉफिट हो, इसलिए 1 माइनस अल्फा को हम यहाँ पर मिनिमम प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं। यही है हर्विक्स क्राइटेरिया। तो यहाँ देखो मैक्सिमम प्रॉफिट है 5 रुपये, उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करो। मिनिमम प्रॉफिट है 0, इसको 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा 5 4 जा 20, 2 रुपये। मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ 3 रुपये है, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करो -2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 2 मेमोरी माइनस 3 इंटू 0.4 मेमोरी प्लस MRC, तो ये आ जाएगा 0। तो अब इनमें से आपको मैक्सिमम सिलेक्ट करना है, इनमें से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट सिलेक्ट करना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है P1 में, तो P1 हो गया मेरा आंसर। ये होता है तुम्हारा हर्विक्स क्राइटेरिया, कि जब प्रॉफिट बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉफिट बेस्ड अगर क्वेश्चन है तो प्रॉफिट जो तुमको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए उसको तुम अल्फा से मल्टीप्लाई करो, प्लस जो तुम्हारा मिनिमम प्रॉफिट है उसको 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और ये प्रॉफिट मैक्सिमम मिनिमम प्रॉफिट कैसे देखोगे? प्रोजेक्ट वाइज देखोगे। कैसे देखोगे? प्रोजेक्ट वाइज। तो यहां पर लिख लो, प्रोजेक्ट वाइज कैलकुलेशन आपको करना होता है। हालांकि कॉमन सेंस की बात है कि एक ही प्रोजेक्ट का तुम मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम प्रॉफिट देख रहे हो और एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो एक तरीके से, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वाइज कैलकुलेशन यहाँ पर करनी होती है। अब अगर यही क्वेश्चन बच्चों कॉस्ट बेस्ड है तो अब बताओ, अल्फा का मतलब है मेरी डिजायर। तो अब मेरी डिजायर क्या है कि मेरे को मिनिमम कॉस्ट लगे। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन कॉस्ट बेस्ड होगा तो मिनिमम कॉस्ट को मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा और मैक्सिमम कॉस्ट को मैं 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 1 माइनस अल्फा का मतलब मैं नहीं चाहता कि वो हो। तो मिनिमम मैक्सिमम कॉस्ट में नहीं चाहता कि वो हो, ठीक है। तो जैसे मिनिमम कॉस्ट है मेरी 3 रुपये, तो 3 रुपये इंटू अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू 6 रुपये मैक्सिमम कॉस्ट। वैसे यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट है 5 रुपये इंटू 0.4, मैक्सिमम कॉस्ट है 8 रुपये। तो मैं नहीं चाहता 8 रुपये हो, तो उसको मैं 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करूँगा। मिनिमम कॉस्ट है यहाँ 1 रुपये, तो 1 रुपये इंटू 0.4 प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू 4 मैक्सिमम कॉस्ट जो मैं नहीं चाहता कि हो। ऐसे करके आप इसको निकालोगे। तो 0.6 इंटू 6 मेमोरी प्लस 3 इंटू 0.4 मेमोरी प्लस MRC, ये हो गया 4.8, ठीक है। 5 इंटू 0.4 मेमोरी प्लस 0.6 इंटू 8 मेमोरी प्लस, तो ये हो गया 6.8, और 1 इंटू 0.4 मेमोरी प्लस 4 इंटू 0.6 मेमोरी प्लस MRC हो गया 2.8। अब इन तीनों में से मैं मिनिमम कॉस्ट के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी कॉस्ट कम से कम हो। तो P3 मेरा यहाँ पर देखो आंसर आ गया।
इन तीनों में से मैं मिनिमम कॉस्ट के साथ जाऊंगा। तो ये होता है तुम्हारा हर्विक्स क्राइटेरिया। क्या होता है? हर्विक्स क्राइटेरिया। ठीक है, ओके। तो हमने बच्चों क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मैक्सिम इन मिनीमैक्स पढ़ा हमने, यस। फिर उसके बाद हमने लैप्लेस पढ़ा, हमने सैवेज और रिग्रेट क्राइटेरिया पढ़ा। सैवेज मतलब होता है रिमेनिंग, सैवेज वैल्यू मतलब क्या होता है? रिमेनिंग। सैवेज क्राइटेरिया और रिग्रेट अप्रोच हमने पढ़ी, और हमने हर्विक्स क्राइटेरिया पढ़ा। इनमें से कुछ भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आपको बस ध्यान में रखना है प्रॉफिट बेस्ड क्वेश्चन है या कॉस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर प्रॉफिट बेस्ड क्वेश्चन है मैक्सी मैक्स आएगा, या फिर तुम्हारा मैक्सी मिन आएगा। अगर कॉस्ट बेस्ड है तो मिनी मिन आएगा, या फिर तुम्हारा मिनी मैक्स आएगा। लैप्लेस में कुछ भी आ सकता है, बस एवरेज लेना है और उसमें से प्रॉफिट के केस में हाईएस्ट और कॉस्ट के केस में लोवेस्ट वाला सिलेक्ट करना है एवरेज निकाल के, ठीक है। सैवेज क्राइटेरिया रिग्रेट अप्रोच में आपको रिग्रेट निकालना है, और रिग्रेट ऑल्टरनेटिव वाइज निकलेगा, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना, रिग्रेट ऐसे ऑल्टरनेटिव वाइज निकलता है कि कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको पास अवेलेबल था, और उसके जगह तुमने अगर गलत वाला सिलेक्ट कर लिया तो कितना रिग्रेट होगा तुमको, ठीक है। और कॉस्ट बेस्ड क्वेश्चन में भी सेम वैसे ही होता है, कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, ठीक है। फिर उसके बाद हर्विक्स क्राइटेरिया में प्रोजेक्ट वाइज आपको अल्फा इंटू मैक्सिमम प्रॉफिट प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मिनिमम प्रॉफिट करना है। कॉस्ट के केस में अल्फा इंटू मिनिमम कॉस्ट प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मैक्सिमम कॉस्ट करना है, दैट्स इट। और फिर इसके बाद बच्चों लास्ट टॉपिक है चैप्टर का डिसीजन ट्री, जहां पर आपको डायग्राम बनाना होता है। तो जैसे मान लो कि आपको अपनी जॉब स्विच करना है, तो अब जॉब स्विच करना है आप तभी स्विच करोगे जब आपकी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 हो। तो अगर सैलरी ग्रेटर देन 50,000 नहीं है तो आपका बात खत्म, फिर आप जॉब स्विच नहीं करोगे। पर अगर ग्रेटर देन 50,000 है तब आप आगे के बारे में सोचोगे। आगे के बारे में मतलब कि आपका ट्रैवलिंग टाइम कितना है, ट्रैवलिंग टाइम। तो अगर आपका ट्रैवलिंग टाइम ग्रेटर देन 1 आवर है, ठीक है, तो आप अगर आपका ट्रैवलिंग टाइम ग्रेटर देन 1 आवर है, यस, तो फिर तो आप इस जॉब को स्विच नहीं करोगे क्योंकि आपको 1 घंटे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है। पर नो, तब फिर आप आगे का सोचोगे। अब आगे का सोचोगे कि क्या ऑफिस में कॉफ़ी मिलती है, यस और नो। अगर नो तो बात ही खत्म, और अगर यस हुआ तो फिर आप जॉब ज्वाइन कर लोगे, इसको बोलते हैं डिसीजन ट्री। क्या बोलते हैं इसको? डिसीजन ट्री बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर वही बना हुआ है, इसको बोलते हैं डिसीजन ट्री, जिसमें ये जो आपका ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रूट किसी भी पेड़ का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? उसका रूट होता है ना, तो इसको बोलते हैं रूट नोड, ठीक है। अब उसके बाद ये जो आप ऑल्टरनेटिव्स ले रहे हो, ये अलग अलग ऑल्टरनेटिव ले रहे हो, इसको बोलते हैं डिसीजन नोट्स, कि इसके बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो। और ये जो आपका फाइनल कंक्लूजन बन के आ रहा है ना, एक्सेप्टेड और डिक्लाइन, इसको बोलते हैं लीफ नोट्स। क्या बोलते हैं? लीफ, क्योंकि ये पेड़ की है पत्तियां, ठीक है। तो ये ओवरऑल सब मिलके बनता है आपका डिसीजन ट्री। शुड आई एक्सेप्ट अ न्यू जॉब ऑफर और नॉट। तो डिसीजन ट्री आपको इस टाइप का बनाने को एग्जाम में आ सकता है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होता है, प्रोबेबिलिटीज दी होती है उसमें, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपका डिसीजन ट्री के ऊपर एग्जाम में डायग्राम बनाने का आता है। येस नो करके आपको डायग्राम बनाना होता है, बस इसी टाइप का, ठीक है। तो ये बच्चों हमने सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लिए हैं ऑफ दिस चैप्टर डिसीजन थ्योरी, ठीक है। बस इतना ही है इस चैप्टर में, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो आप एक बार फटाफट इसको गो थ्रू कर लो, देन विल सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन। ओके बच्चों, डन। चलो अब हम आते हैं एक बार क्वेश्चन में। ये देखो, ये डिसीजन ट्री का ही क्वेश्चन है तुम्हारा। मिस्टर कंच एक बिजनेसमैन है जिनके पास 2 इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट है, ए और बी अवेलेबल है टू हिम, बट ही लैक्स द कैपिटल टू अंडरटेक बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली। बोल रहा है दोनों इन्वेस्टमेंट को वो एक साथ नहीं ले सकता क्योंकि पैसे की कमी है। तो आपको डिसीजन ट्री बना के बताना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सी इन्वेस्टमेंट लेना बेटर है, ओके। ही कैन चूज टू टेक ए फर्स्ट एंड देन स्टॉप, और इफ ए इज सक्सेसफुल देन टेक बी, और वाइस वर्सा। तो बोल रहा है कि वो चाहे तो वो पहले इन्वेस्टमेंट ए को ले सकता है, अगर ए सक्सेसफुल रहा तो वहां पर वो रुक भी सकता है, और चाहे तो बी में री इन्वेस्ट कर सकता है। सेम चीज़ वो वाइस वर्सा बी के केस में कर सकता है। बी को लेगा, अगर बी सक्सेसफुल रहा रुक जाओ, या फिर री इन्वेस्ट कर दो अपने पैसे को जो तुमने कमाया है। ऐसे करके तुमको डिसीजन ट्री यहाँ पर बनानी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ए 0.7 है, यानी कि फेलियर 0.3 है, और बी का 0.4 का सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है, मतलब 0.6 तुम्हारा फेलियर का प्रोबेबिलिटी है। बोथ इन्वेस्टमेंट में इनिशियल आउटफ्लो लगेगा 2000 का, और बोथ रिटर्न करेगा नथिंग अगर वेंचर अनसक्सेसफुल रहा, मतलब तुम्हारा पैसा पूरा डूब जाएगा अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हुए तो। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए से आपको 3000 रुपये मिलेगा ओवर कॉस्ट, मतलब 3000 का आपको प्रॉफिट मिलेगा कॉस्ट के ऊपर, यानी कि प्रॉफिट। और अगर बी सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ तो 5000 रुपये मिलेगा।
मिस्टर कंच का प्रॉब्लम को एज अ डिसीजन 3 शो करो और बताओ कि उनको कौन सी इन्वेस्टमेंट पहली करनी चाहिए, विच इन्वेस्टमेंट ही शुड चूज फर्स्ट। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो सॉल्यूशन नंबर 28। देखो सबसे पहले मिस्टर कंच के पास ऑप्शन है कि वो इन्वेस्टमेंट करे, कितने रुपए की, 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करे, 2,000 रुपए की। अब ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनके पास दो ऑप्शंस है, वो ए में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या वो प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 0.7, जो कि ज़्यादा है। तो मैं तो पहले ही बता दे रहा हूँ ए में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जिसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उस पर इन्वेस्ट करो। और फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। ऑब्वियसली कॉमन सेंस, अगर किसी पर्सन की 70% चांस है पास होने की, मतलब 30% चांस है उसके फेल होने की। सेम चीज़ बी के केस में करो, बी के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 0.4 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 0.6। ठीक है, तो ये सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी है। अब मान लो ए जो है वो फेल हो गया तो आपको जीरो का इनफ्लो होगा, बात खत्म। और बी भी अगर फेल हो गया तो जीरो का इनफ्लो होगा। लेकिन अगर ए सक्सेसफुल हो गया तो आपने 2,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में, और आपको ए से कितना रिटर्न मिलेगा इन केस ऑफ सक्सेस। तो देखो ए से आपको 3,000 रुपये का प्रॉफिट होगा इन केस ऑफ सक्सेस। तो 3,000 इंटू 0.7, तो मतलब 3,000 रुपये, 3,000 रुपये इंटू 0.7, आपको ए से 2,100 रुपये का इन्फ्लो हो जाएगा। ठीक है, 2,100 रुपये का आपको इन्फ्लो हो जाएगा। 0.7 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 0.7 चांसेस ऑफ ऑकरिंग है। तो आपको 3,000 रुपये मिलेगा, उसके होने के चांसेस 0.7 है। आपको 3,000 रुपये का ए से प्रॉफिट होगा, उसको होने के चांसेस 0.7 है। तो इसीलिए हम लोग उसको, मतलब इट इज़ लाइक WIP का कॉन्सेप्ट तुम लोग पता है ना, उसी टाइप का है कि 3,000 रुपये का प्रॉफिट होगा और उसके होने के चांसेस 0.7 ही है, तो उसको तुम 2,100 रुपये मानो। वैसे बी के केस में अगर सक्सेस हुआ तो आपको 5,000 रुपये मिलेगा, लेकिन इसके होने के चांसेस 0.4 है। तो ये हो गया 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये आप मान के चलो मिलने के आपको चांसेस हैं यहाँ पर, आप ये मान के चलो। तो अब बताओ अगर ए और बी दोनों सक्सेसफुल हो गए तो अब सक्सेसफुल होने के बाद वो यहाँ पर रुक सकते हैं। तो दे हैव द ऑप्शन टू स्टॉप हियर। ठीक है, दे हैव द ऑप्शन टू स्टॉप हियर। तो स्टॉप हुए तो फिर इसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अगर री इन्वेस्टमेंट नहीं किए तो इसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो दोनों के पास ऑप्शन है कि वो स्टॉप हो सकते हैं यहाँ पर, या फिर दोनों के पास ऑप्शन है कि वो री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, री इन्वेस्ट ऑन बी, दोनों के पास ये ऑप्शन है। अगर ए के पास क्या ऑप्शन है, अगर तुमने प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट किया है तो ए के पास ऑप्शन है कि वो बी में इन्वेस्ट कर ले, और अगर तुमने प्रोजेक्ट बी में पहले इन्वेस्ट किया था तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट कर लो, री इन्वेस्ट ऑन ए। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर तुमने प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट किया था और वो सक्सेसफुल हो गया तो तुम्हारे पास ऑप्शन है बस सेटिस्फाइड हो जाओ, बैठ जाओ चुपचाप, क्योंकि हो गया ना भाई, प्रॉफिट कमा लिए ना, अब बैठ जाओ शांति से। या फिर अगर तुम एक रिस्की इन्वेस्टर हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुमको जो ए से कमाई हुई है तुम उसको री इन्वेस्ट कर दो, बी में री इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, तो बी में तुम री इन्वेस्टमेंट कर दोगे, अगेन वही 2,000 रुपये की री इन्वेस्टमेंट तुम्हारी हो जाएगी, 2,000 रुपये की तुम्हारी री इन्वेस्टमेंट हो जाएगी जो इनिशियल आउटफ्लो है। अब यहाँ पर बी में अगर तुमने री इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, एक मिनट मेरे को इसको यहाँ लिखना चाहिए। ठीक है, अगर तुमने री इन्वेस्ट कर दिया बी में तो अब फिर से वही वाला साइकिल चालू हो जाएगा कि अगर तुमने बी में पैसा लगाया तो बी के सक्सेस होने के चांसेस हैं 0.4 और फेल होने के चांसेस हैं 0.6। फिर वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर बी यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया तो तुमको जो बी के सक्सेस में 5,000 रुपये मिलता है वो मिल जाएगा। तो 5,000 इंटू सक्सेस होने के चांसेस, तुमको यहाँ 2,000 रुपये का इन्फ्लो मिल जाएगा। लेकिन अगर तो बी यहाँ पर फेल हो गया तो तुमको जो तुमने बी में इन्वेस्टमेंट की थी 2,000 रुपये की, 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है ना, चाहे तुम ए में इन्वेस्ट करो चाहे बी में इन्वेस्ट करो, उसका 0.6% चांस है फेल होने का। तो 6 2 12, 1,200 रुपये का तुमको यहाँ पर लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई कि अगर बी में तुमने री इन्वेस्टमेंट किया
तो सक्सेस हुआ तो 2000 रुपये का इनफ्लो हो जाएगा, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो तुम्हारा 1200 रुपये का नुकसान हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस। अच्छा एक सेकंड रुको। हाँ, यहाँ पर भी अगर ए फेल हो गया बच्चों, ए अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो तुमने 2000 रुपये इन्वेस्ट किया था इस प्रोजेक्ट में, अगर ये फेल हुआ उसके होने के चांसेस 0.3 है, तो तुम्हारा 600 रुपये का यहाँ पर भी लॉस होगा। ठीक है, बस अब ठीक है। अब थोड़ा सा क्लियरली दिख रहा है। तो अब एक बार पहले फिर से समझो। एक आदमी है, उसके पास 2000 रुपये है और उसके पास दो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इधर ए और बी। ठीक है, अब अगर वो इन्वेस्टमेंट ए को सिलेक्ट करता है तो इन्वेस्टमेंट ए के फेल होने के चांसेस है 0.3 और सक्सेस होने के चांसेस 0.7, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर उसने 2000 रुपये जो इन्वेस्ट किया था वो फेल हो जाता है तो 2000 और उसके फेल होने के चांसेस है 0.3, तो उसका -600 रुपये का यहाँ पर लॉस हो गया। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको 3000 रुपये का प्रॉफिट होगा, लेकिन अगेन ये प्रॉफिट होने के चांसेस सिर्फ 0.7 है, तो हम इसको 2100 ले लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर इसको जो प्रॉफिट हो गया तो अब ये सेटिस्फाई होकर शांत होकर बैठ सकता है, यहाँ पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक सकता है, या फिर उसके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो इस पैसे को बी में री इन्वेस्ट कर सकता है, वही 2000 रुपये का बी में री इन्वेस्ट कर सकता है। अगर वो बी में री इन्वेस्ट करेगा तो फिर से वही साइकिल चालू होगा कि बी जो है वो सक्सेस भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है प्रोजेक्ट। अगर बी का प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो बी के केस में हमको 5000 रुपये का प्रॉफिट होता है, बट इसके होने के चांसेस सिर्फ 0.4 है, तो इसको यहाँ पर हम 2000 का प्रॉफिट लेंगे। लेकिन अगर प्रोजेक्ट बी फेल हो गया तो हमने जो 2000 रुपये बी में इन्वेस्ट किया था, री इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2000 रुपये, तो हमने जो प्रोजेक्ट बी में 2000 रुपये इन्वेस्ट किया था उसके फेल होने के चांसेस है 0.6, तो हमको 1200 रुपये का यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो ये हो गया अगर वो पहले ए में इन्वेस्टमेंट करता है तो। पर अगर वो बंदा पहले बी में इन्वेस्टमेंट करता है तो बी में वो 2000 रुपये इन्वेस्ट करेगा, अगर वो फेल हो गया, अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो 2000 रुपये इंटू फेल होने के चांसेस है 0.6, तो 1200 रुपये का लॉस हो जाएगा। अगर ये बी में इन्वेस्टमेंट किया पहले और ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो उसको 1200 रुपये का लॉस होने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो 5000 रुपये का उसको प्रॉफिट होगा और इसके होने के चांसेस 0.4 है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2000। अब यहाँ पर वो चाहे तो थम जाएगा, रुक जाएगा और रिस्क नहीं लेगा, पर अगर वो चाहे तो वो री इन्वेस्ट कर सकता है 2000 रुपये ए में, प्रोजेक्ट ए में वो 2000 रुपये री इन्वेस्ट कर सकता है। अब अगेन अगर वो प्रोजेक्ट ए में 2000 रुपये री इन्वेस्ट करता है तो क्या होगा, प्रोजेक्ट ए सक्सेस हो सकता है, उसके चांसेस है 0.7 और 0.3% चांस है कि प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो अगेन 2000 इंटू 0.3 चांसेस ऑफ फेलियर -600 रुपये का लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो ए के केस में तुमको होगा 3000 रुपये का प्रॉफिट और इसके होने के चांसेस है 0.7, तो 2100 रुपये का तुमको यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट। तो ये है बच्चों बी के केस में तुम्हारा क्या क्या आउटकम यहाँ पर हो सकता है। मुझे फटाफट से बताओ, क्या ये बात समझ में आई आपको कि बी के केस में तुम्हारा क्या क्या आउटपुट हो सकता है, और ये है तुम्हारा डिसीजन 3। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम क्या रेकमेंड करोगे, तो मैं तो क्वेश्चन पढ़ के ही बता दिया था, मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले प्रोजेक्ट ए में पैसा लगाओ। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट ए का सक्सेस होने का चांसेस ज़्यादा है, 0.7 है। तो जहां मेजोरिटी चांस, जिस कंपनी के सक्सेस होने के चांसेस मेजोरिटी में है, तुम उसी में पैसा लगाना चाहोगे ना। तो इसलिए मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि फर्स्ट इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट ए, देन डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट बी और नॉट। तो फर्स्ट do an investment in project A then in project B। अब एक बार तुमने पैसा कमा लिया तो अब तुम लो भाई रिस्क, प्रोजेक्ट बी में पैसा लगा लो, क्योंकि जिसके चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा है तुम उसमें पैसा लगाओगे ना भाई, सेफ थोड़ा सा तो सेफ खेलोगे ना। तो ये है बच्चों तुम्हारा डिसीजन 3 का कॉन्सेप्ट। अब आप इसको अपने कॉपी में बना सकते। ओके बच्चों, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 23 सिलेबस 22 में ही आया था ये भी क्वेश्चन। सिड सॉरी लिमिटेड एक फूड प्रोडक्ट कंपनी है, कंटेम्पलेट कर रही है इंट्रोडक्शन ऑफ अ रेवोल्यूशनरी न्यू प्रोडक्ट जिसमें नई पैकेजिंग होगी टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एट अ मच हायर प्राइस, और
एक मॉडरेट चेंज कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, नई पैकेजिंग के साथ स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस, और स्मॉल चेंज करते हैं प्राइस में। पॉसिबल स्टेट ऑफ नेचर और इवेंट्स आर हाई इंक्रीज इन द सेल्स, नो चेंज इन द सेल्स और डिक्रीज इन द सेल्स। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी वर्कआउट कर रही है एक पे ऑफ टेबल इन टर्म्स ऑफ ईयरली नेट प्रॉफिट का पे ऑफ टेबल आपको नीचे दिया हुआ है ऑफ द ईच स्ट्रैटेजी फॉर द इवेंट एक्सपेक्टेड सेल, दिस रिप्रेजेंटेड इन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग टेबल। तो वही बोल रहा है एक कंपनी है, इन्होंने 3 स्ट्रैटेजी बनाई। स्ट्रैटेजी 1 में बोल रहे हैं रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में और भयंकर प्राइस बढ़ा के वो करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं प्राइस इंक्रीज करके। दूसरा बोल रहे हैं छोटा मोटा पैकिंग वैकिंग में चेंजेस कर देते हैं, थोड़ा बहुत कंपोजिशन में चेंज करके थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के पुराने प्रोडक्ट को ही चिपका देते हैं। और तीसरे में बस बोल रहे हैं कि ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, स्मॉल चेंज कर देते हैं प्राइस में और पुराना प्रोडक्ट ही बेचते रहते हैं। तो उनके पास 3 अलग अलग स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2, स्ट्रैटेजी 3, और उसके 3 अलग अलग नेचर हैं। 3 अलग अलग नेचर में क्या क्या है तुम्हारा, पहला है हाई इंक्रीज इन सेल्स हो सकता है, दूसरा नो चेंज इन सेल्स हो सकता है, और तीसरा सेल्स में डिक्रीज हो सकता है। ओके, 3 अलग अलग नेचर हैं। तो आपको ना पे ऑफ टेबल दिया हुआ है नेट प्रॉफिट का कंपनी का, ठीक है। तो ये तुम्हारे प्रॉफिट दिए हुए हैं कंपनी के, प्रॉफिट बेस्ड क्वेश्चन है। बोल रहा है मैक्सिमिन क्राइटेरिया से बताओ क्या आंसर होगा। तो मैक्सिमिन का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अमंग्स द मिनिमम। ये वो तुम्हारा कौन सा वाला है, ये तुम्हारा वो कंजर्वेटिव अप्रोच वाला है। तो मैक्सिमम अमंग्स द मिनिमम प्रॉफिट। तो देखो आप बताओ कि हर स्ट्रैटेजी के अंदर आपको बेयर मिनिमम प्रॉफिट कहां पर हो रहा है। तो स्ट्रैटेजी 1 में बेयर मिनिमम प्रॉफिट है ये, स्ट्रैटेजी 2 में ये है, और स्ट्रैटेजी 3 में ये है। तो ये तुम्हारे मिनिमम प्रॉफिट है। अब अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ तो तुमको इतना इतना प्रॉफिट होगा, इसमें से तुम मैक्सिमम वाला सिलेक्ट कर लो। तो इसमें से मैक्सिमम है तुम्हारा S3, तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा S3। कि तुम S3 सिलेक्ट करो कि अगर तुम वर्स्ट परफॉर्मेंस भी करोगे तो भी तुमको S3 जो है वो 2 लाख का प्रॉफिट कमा के दे रहा होगा। नेक्स्ट है मैक्सी मैक्स, मैक्सिमम अमंग्स द मैक्सिमम। तो आप हर ऑल्टरनेटिव का मैक्सिमम प्रॉफिट सिलेक्ट कर लो और उन तीनों में से जो मैक्सिमम है वो सिलेक्ट कर लो। तो ये हो गया S1 आंसर, ठीक है। लैप्लेस करना है तो लैप्लेस में तीनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो 7 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1.5 लाख डिवाइड बाय 3, तो इसका एवरेज आ रहा है 3,83,333। 5 लाख प्लस 4.5 लाख डिवाइड बाय 3 प्लस 0 है तो 0 तो क्या ही होगा, 3,16,667। और S3 का हो जाएगा 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 3, तो ये हो गया तुम्हारा 2,66,667। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव इसमें है S1, ओके, जिसमें तुम्हारा हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा है वो तुमको सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद है तुम्हारा, इसके बाद है हर्विक्स क्राइटेरिया, अल्फा ले लो 0.4। तो मैक्सिमम प्रॉफिट से अल्फा मल्टीप्लाई करो और 1 माइनस अल्फा मिनिमम प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो। 0.4, 0.6, 0.4, 0.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 लाख इंटू 0.4 मेमोरी प्लस 1.5 लाख इंटू 0.6 मेमोरी प्लस, तो ये हो गया 3,70,000 रुपये। 5 लाख इंटू 0.4 मेमोरी प्लस, बस यही होगा 2 लाख रुपये, बाकी दूसरा वाला तो ज़ीरो है। 3 लाख इंटू 0.4 मेमोरी प्लस 2 लाख इंटू 0.6 मेमोरी प्लस, तो ये हो जाएगा 2,40,000। अब इसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव भी आ रहा है S1, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केस में S1 ही तुम्हारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव बन के निकल रहा है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था ये क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था। आप इसको नोट कर सकते हो अपने कॉपी में प्रॉपर सॉल्व करके। ओके डन। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुकना, जस्ट अ मिनट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉल्यूशन जो आप करोगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मेरे पास तुम्हारे लिए ऑलरेडी सॉल्व है, तुम टेंशन मत लो। देखो
सॉल्यूशन नंबर 28 के बाद ये है तुम्हारा सॉल्यूशन नंबर 30। ठीक है, चलो देखो पहले क्वेश्चन समझो। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारा अननेसेसरी इररेलेवेंट डेटा है जो कि क्वेश्चन में काम नहीं आएगा बट तुमको कंफ्यूज कर सकता है। देखो, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर्स दास एंड कुमार फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बोल रहा है 2 लाख रुपए, सेलिंग प्राइस 10 रुपए है। पर्टिकुलर्स में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दी हुई है। वेरिएबल कॉस्ट वर्क्स ओवरहेड्स की 4 है, फिक्स 2 लाख रुपए है। एडमिन का वेरिएबल पोर्शन ये है, फिक्स पोर्शन ये है। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल पोर्शन ये है और फिक्स पोर्शन 1,30,000 है। बोल रहा है इनकम टैक्स रेट इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी मिला हुआ है 31.2% है। फर्म प्रिडिक्ट कर रही है आपका वेरिएबल ओवरहेड से डिफरेंट सेल्स लेवल। तो बोल रहा है वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड्स। अब यहाँ पर जो वर्क्स ओवरहेड्स दिया था अब यह हमारे कोई काम का नहीं रहा। क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि नीचे अब उसको चेंज कर दिया डेटा को। और ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ था ये भी काम का नहीं रहा क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स भी चेंज कर दिया नीचे। बोल रहा है अगर 1,80,000 यूनिट बेचोगे तो इतना होगा वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड्स, 2 लाख यूनिट बेचोगे तो इतना होगा, 2,40,000 बेचोगे तो इतना होगा। ठीक है, सेल्स टीम ने फोरकास्ट किया सेल्स एज फॉलोज। बोल रहे हैं कि इस इतने यूनिट्स बेचोगे उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0.3 है, इतने यूनिट्स बेचोगे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है और इतने यूनिट्स बेचने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। ठीक है, वर्क मैनेजर बोल रहा है वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड्स ऐसा होगा। ओ माय गॉड, तो अब ये जो तुमको यहाँ पर वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड्स दिया था ये भी तुम्हारे काम का नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब वर्क मैनेजर कुछ और बोलने लग गया। वर्क मैनेजर बोल रहा है कि तुम्हारा वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड्स 5.5 भी हो सकता है पर यूनिट, 4 भी हो सकता है पर यूनिट, 3.5 भी हो सकता है पर यूनिट। तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है और तीनों में से कुछ भी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी भी बता दिया है कि इसके होने के चांसेस 0.2 है, इसके होने के चांसेस 0.6 है और इसके होने के चांसेस 0.2 है। फिर से तो टोटल 100 हो गया। बोल रहा है प्रोबेबिलिस्टिक बजट और एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो फिर अपने आंसर में कमेंट करो। तो देख रहे हो इस क्वेश्चन में कितना सारा डेटा जो दिया हुआ था वो एक्चुअली यूज ही नहीं आएगा क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता गया हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू की तरफ आगे बढ़ते गए और एक्चुअल वैल्यूज जो दी हुई थी वो हमारे काम की क्वेश्चन में रही नहीं। हालांकि सॉल्यूशन बहुत इजी है। अब इधर देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, आप ना तीनों लेवल की जो आपकी अलग अलग यूनिट्स की सेल हो सकती है वो आप सबसे पहले लिख लो कि इधर आप 1,80,000 यूनिट बेच सकते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। 2 लाख यूनिट बेचने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है और 2,40,000 बेचोगे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। सेलिंग प्राइस बच्चों 10 रुपये एक ही दिया हुआ है क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत की बात नहीं रही यहाँ पर। तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट में वर्क्स ओवरहेड्स 3 अलग अलग बता दिया। बोल रहा है 5.5 रुपीज़ भी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। 4 रुपये भी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है और 3.5 भी हो सकता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी तीनों में से कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी तीनों में से कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है। एडमिन ओवरहेड्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बोला तो देख लो हर केस में मैंने 1 रुपये ही लिखा हुआ है। ये देखो एडमिन ओवरहेड्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बोला, 1 रुपये लिखा हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी 0.5 लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ पर भी आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया। ये देखो 1 और तुम्हारा 0.5। ठीक है, ओके। तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दो, तीनों केस का तुम्हारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो तुम्हारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हर केस का। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो जो कि क्वेश्चन में कांस्टेंट है, 2,50,000 और 1,30,000। तो 2,50,000 1,30,000 फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो हर कंट्रीब्यूशन से तो तुमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। इसमें से 31.2% का टैक्स माइनस कर दो तो तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब सुनो प्रोबेबिलिटी का क्या काम है इस क्वेश्चन में। तो देखो तुम्हारे इतने यूनिट्स बेचने की प्रोबेबिलिटी, इतने यूनिट्स बेचने की प्रोबेबिलिटी और इतने यूनिट्स बेचने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। अगर सिर्फ ये वन एंड ओनली प्रोबेबिलिटी होती क्वेश्चन में तब फिर मैं डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट को अपने प्रॉफिट निकाल लेता कि प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं। बट इसके अलावा हर केस के अंदर 3 अलग अलग केस बने हैं फॉर वर्क्स ओवरहेड्स। बोल रहा है कि 5.5 रुपीज़ तुम्हारा वर्क्स ओवरहेड्स हो सकता है पर उसकी होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। 4 रुपये भी तुम्हारा वर्क्स ओवरहेड्स हो सकता है पर उसकी होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6 और 3.5 रुपीज़ भी तुम्हारा वर्क्स ओवरहेड्स हो सकता है पर उसकी होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। ये क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है ना एक। ठीक है, तो अब आपको निकालनी है कंबाइंड प्रोबेबिलिटी कि 1,80,000 यूनिट बेचने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और उसके अंदर वर्क्स ओवरहेड्स 5.5 होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। तो 0.3 इंटू 0.2 कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आ गई, जॉइंट प्रोबेबिलिटी 0.06। वैसे ही इतने यूनिट्स बेचने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, इसके अंदर वर्क्स ओवरहेड्स 4 रुपये होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6।
तो 0.3 इंटू 0.6 ये हो गया 0.18। फिर अगेन इतने यूनिट्स बेचने की प्रोबेबिलिटी है ये, वर्क्स ओवर इट्स 3.5 होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, तो 0.3 इंटू 0.2 ये हो गया 0.06। ऐसे ही आप यहाँ निकालोगे 0.5 इंटू 0.2, 0.5 इंटू 0.6, 0.5 इंटू 0.2, फिर यहाँ भी निकालोगे 0.2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.6 और 0.2 इंटू 0.2। तो ये तुम्हारी जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जो आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला है उसको आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। दिस इज द प्रॉफिट, चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ दिस प्रॉफिट, दिस इज बेसिकली व्हाट, आपकी प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करते हुए कितना प्रॉफिट आपका हो सकता है उसके चांसेस यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आंसर आ जाएगा और आपको इसी का टोटल बताना है कि आपको टोटल प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो यही आपको बताना है, जिसका टोटल निकाल लो, ग्रीन वाला जो प्रॉफिट लिखा है ना इसका टोटल निकाल लो और वही तुम्हारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, यही पूछा था क्वेश्चन ने कि प्रोबेबिलिस्टिक बजट बना दो और एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब वही होगा कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ रहा है टोटल, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ से निकल जाएगा इसके टोटल से। ठीक है, ओके। तो ये बच्चों एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि पहले भी आ चुका है, तो फटाफट से आप इसको नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। ओके बच्चों, डन, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 24 का। देखो जून 24 में फिर से डिसीजन ट्री का क्वेश्चन आया। टेक्सटॉन लिमिटेड एक टेक्सटाइल कंपनी कंसिडर कर रही है वेदर टू एंटर अ न्यू मार्केट। तो एंटर द न्यू मार्केट और नॉट एंटर द न्यू मार्केट। ओके, इन द केस द कंपनी डिसाइडेड टू एंटर दिस मार्केट इट्स मस्ट इंक्रीज प्रोडक्शन। अगर ये न्यू मार्केट में एंटर करती है तो इनको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। टू अचीव हायर प्रोडक्शन इट मस्ट इधर इंस्टॉल अ न्यू प्लांट विद अ कैश आउटले ऑफ 3 लाख रुपए और ओवर टाइम वेजेस वर्कर को पे करे जिसमें 1 लाख का खर्चा होगा। तो अगर आप न्यू मार्केट में एंटर करते हो तो इधर आपको नई मशीन लगानी पड़ेगी 3 लाख की, या तो 1 लाख रुपए वर्कर्स को ओवर टाइम देके काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कंपनी डिसाइड करती है कि वो नए मार्केट में एंटर करे तो 60% चांस है कि शेयर होल्डर अप्रूव कर देंगे नई मशीन का इंस्टॉलेशन। अब अगर आप नई मशीन वाले ऑप्शन के साथ गए तो वहां भी 60% चांस है अप्रूवल मिलेगा शेयर होल्डर का, 40% चांस है शेयर होल्डर रिजेक्ट कर देंगे इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। ठीक है, एक रैंडम सैंपल ऑफ द करेंट मार्केट स्ट्रक्चर रिवील कि 40% चांस है हाई लेवल ऑफ सेल्स को अचीव करने का, 30% चांस है मीडियम लेवल सेल्स का और 20% चांस है लो लेवल के सेल्स का, जबकि 10% चांस है कि कोई भी सेल्स आप अचीव ही नहीं कर पाओगे, जीरो पे बैठे रहोगे। फर्दर हाई लेवल ऑफ सेल्स से आपका प्रॉफिट 10 लाख होगा, मीडियम से 6 लाख का, लो लेवल से 2 लाख का और अगर कोई सेल्स नहीं हुई तो 5 लाख का लॉस होगा आपको। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की कॉस्ट को छोड़कर अलग से 5 लाख का लॉस होगा। आपको अब प्रॉब्लम को डिसीजन ट्री में दिखाना है और सजेस्ट करना है ऑप्शन जो कि कंपनी को बेस्ट सूट हो। ठीक है, तो ये जून 2024 में क्वेश्चन आया था। देखो ये रहा डिसीजन 3 तुम्हारा, बहुत इजी क्वेश्चन है पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। चलो देखो, ये आपका सॉल्यूशन नंबर 31। सबसे पहले टेक्सटॉन लिमिटेड कंपनी डिसाइड कर रही है वेदर टू एंटर द मार्केट और नो एंट्री इन द मार्केट। अगर मार्केट में एंटर नहीं करेगी जीरो, बात खत्म, इसके आगे कोई डिस्कशन ही नहीं है। पर अगर कंपनी मार्केट में एंटर करती है तो इनको अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए उनके पास दो ऑप्शन है, वो नया प्लांट इंस्टॉल करें या फिर वो ओवर टाइम वेजेस पे करें। अगर वो नया प्लांट इंस्टॉल करने के साथ जाते हैं तो शेयर होल्डर की अप्रूवल मिलेगी कि नहीं इस 3 लाख के खर्चे के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6 कि वो हाँ बोल देंगे, 0.4 अगर वो ना बोल देंगे। अगर शेयर होल्डर ने ना बोल दिया तब तो फिर बात ही खत्म, फिर तो आप कैसे एंटर करोगे, शेयर होल्डर ने नहीं बोल दिया है तो फिर बात ही खत्म, तो आप नए मार्केट में एंटर नहीं करोगे, ना कोई प्रॉफिट होगा। पर अगर शेयर होल्डर ने हाँ बोल दिया, 0.6% चांस है, तो अब आप सेल्स अपनी स्टार्ट करोगे, जिसमें हाई लेवल की सेल्स हुई तो 10 लाख का प्रॉफिट होगा, मीडियम लेवल की सेल्स हुई तो 6 लाख का प्रॉफिट होगा, लो लेवल की सेल्स हुई तो 2 लाख का प्रॉफिट होगा और कोई सेल्स नहीं हुई तो 5 लाख का लॉस होगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी, अगर आप ओवर टाइम पे करते हो तब तो फिर इसमें कोई शेयर होल्डर की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है आपको।
अगर आप ओवर टाइम पे करते हो तो यहाँ पर भी हाई लेवल की सेल्स 10 लाख, मीडियम लेवल 6 लाख, लो लेवल 2 लाख, नो सेल्स 5 लाख का लॉस होगा। ठीक है, तो चाहे आप मशीन इंस्टॉल करने वाले रास्ते से जाओ, चाहे आप लेबर को ओवर टाइम पे करके काम करवाओ, आपके 4 डिफरेंट आउटकम हो सकते हैं। हाई लेवल सेल, मीडियम लेवल सेल, लो लेवल सेल और नो सेल, और उसमें कितना कितना प्रॉफिट होगा दिया हुआ है। अब उसके साथ में बच्चों प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, हाई लेवल ऑफ सेल्स की प्रोबेबिलिटी है 0.4, मीडियम लेवल ऑफ सेल्स की 0.3, लो लेवल ऑफ सेल्स की 0.2 है और नो सेल्स की 0.1 प्रोबेबिलिटी है। तो इसको फटाफट से सबको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और ये बताओ एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ रही है। तो 5,70,000 तुम्हारी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बोलो आप इसको सीधा सीधा। ठीक है, दिस इज योर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, सेम यहाँ पर भी आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही है। ये हो गया तुम्हारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको ये बताना है दोनों में से कौन से रास्ते में आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे ये बताओ, तुमने 5,70,000 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कमा लिया, हाँ, लेकिन इक्विपमेंट खरीदने में 3 लाख का तुम्हारा खर्चा होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा। तो 5,70,000 का तुमने प्रॉफिट कमा लिया है, लेकिन इक्विपमेंट खरीदने में तुम्हारा 3 लाख रुपए का खर्चा होगा, और इस ऑल्टरनेटिव की होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6। इस ऑल्टरनेटिव के होने के चांसेस ऑफ ऑकरेंस है 0.6। तो आप इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5,70,000 माइनस 3 लाख, इसके होने के चांसेस है 0.6। ठीक है, और बाकी नहीं होने के चांसेस है 0.4, और वहाँ पर तो फिर आपका कोई इन्फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि शेयर होल्डर ने अगर मना कर दिया कि नई मशीन नहीं लगाना है, तब तो फिर कोई इन्फ्लो नहीं होगा ना, कोई प्रॉफिट नहीं होगा ना, जब नई मशीन लगाओगे ही नहीं तो 0.4 इंटू 0, तो 1,62,000 आपका प्रॉफिट होगा अगर आप नई मशीन लगाने के साथ जाते हो तो। लेकिन अगर आप इस वाले ऑप्शन के साथ जाते हो, ओवर टाइम वाले ऑप्शन के साथ जाते हो, तो ओवर टाइम के साथ अगर आप जा रहे हो तो ठीक है, इसका तो आपका प्रोबेबिलिटी 1 ही होगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, शेयर होल्डर अप्रूवल एंड ऑल ये सब कुछ भी नहीं है। तो सिंपल है, 5,70,000 का तुम्हारा प्रॉफिट हुआ, लेकिन 1 लाख का ओवर टाइम पे करना पड़ेगा। तो 5,70,000 का प्रॉफिट हुआ और 1 लाख का ओवर टाइम पे करना पड़ेगा, और यहाँ एक ही ऑल्टरनेटिव है, एक ही ऑल्टरनेटिव मतलब प्रोबेबिलिटी 1। यहाँ कोई दो ऑल्टरनेटिव नहीं है, जैसे मशीन के केस में 2 ऑल्टरनेटिव था, शेयर होल्डर अप्रूवल 0.6, शेयर होल्डर नॉट अप्रूवल 0.4। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ एक ही ऑल्टरनेटिव है, मतलब उसके होने के चांसेस 1 है। तो 5,70,000 माइनस 1 लाख, तो यहाँ तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा 4,70,000 रुपये अगर तुम ओवर टाइम के साथ जाते हो तो अब बताओ, मशीन खरीदना ज़्यादा बेटर है कि ओवर टाइम करना ज़्यादा बेटर है? ओवर टाइम करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ तुम्हारा प्रॉफिट है 4,70,000 रुपये। तो देखो कंक्लूजन, कंपनी शुड एंटर द मार्केट और पे ओवर टाइम। तो कंपनी को मार्केट में एंटर करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। और कैसे एंटर करना चाहिए, मशीन के थ्रू या ओवर टाइम के थ्रू? तो ओवर टाइम के थ्रू एंटर करना चाहिए कंपनी को। अब आप इसको ध्यान से देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना इसको लिख लिख के, उनको ये नहीं बनेगा। जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो तो आप उसको फील कर पाते हो। ठीक है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस इन राइटिंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक कंपनी है, पहले उनको डिसाइड करना है मार्केट में एंटर करें या ना करें। नहीं करेंगे तो जीरो प्रॉफिट, करेंगे तो वहां पर डिसाइड करना है कैसे एंटर करें, ओवर टाइम करवा ले वर्कर से या नई मशीन इंस्टॉल करें। नई मशीन इंस्टॉल करोगे तो उसमें शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे, उसके चांसेस 0.6, अगर कर दिए तो 3 लाख का खर्चा होगा, और नहीं करे तो 0.4, कोई खर्चा नहीं होगा, कोई इनकम नहीं होगी, तो 0। ठीक है, अब अगर शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया तो तुम मार्केट में एंटर हो गए। अब मार्केट में जब एक बार तुम एंटर हो गए तो 4 अलग लेवल की सेल्स होने की एक्सपेक्टेशन है, हाई लेवल ऑफ सेल्स, मीडियम लेवल ऑफ सेल्स, लो लेवल ऑफ सेल्स और नो सेल्स। उन सब की प्रोबेबिलिटी दी है और हर लेवल पे प्रॉफिट दिया है। तो प्रॉफिट इंटू प्रोबेबिलिटी करके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल लो, उसमें से खर्चा माइनस करो, और अगर प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर है 0.6। वैसे ही ओवर टाइम में 5,70,000 का प्रॉफिट, 1 लाख का खर्चा, प्रोबेबिलिटी यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 4,70,000 का प्रॉफिट। बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप सिलेक्ट करके कंक्लूजन लिख दो, एंड दैट्स इट, गुड टू गो। चलो बच्चे, इसको भी नोट कर लो अब। ओके डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से डिसीजन ट्री के ऊपर क्वेश्चन आया दिसंबर 24 में। देखो भाई, मिस्टर गुरबिक एक फार्म ओनर है और सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं ड्रिलिंग ऑफ अ फार्म वेल, मतलब कुआं खोदना है। इन द पास्ट ओनली 70% ऑफ द वेल ड्रिल वर सक्सेसफुल एट 200 फीट ऑफ डेप्थ इन दैट एरिया। बोल रहा है पास्ट एक्सपीरियंस से वो बता रहे हैं कि अगर हम 200 फीट कुआं खोदते हैं तो
पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सिर्फ 70% ही वेल ऐसे होते हैं जहाँ से पानी निकलता है, मतलब 30% टाइम इट इज़ अ फेलियर। मोर ओवर ऑन फाइंडिंग नो वाटर एट 200 फीट, कुछ परसेंट फर्दर ड्रिलिंग करते हैं 250 फीट तक, पर यहाँ पर भी सिर्फ 20% चांस है कि पानी मिलेगा। प्रिवेलिंग कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग 50 रुपये पर फीट है, और फार्म ओनर का एस्टिमेट है दैट इन केस ही डज नॉट गेट हिज ओन वेल ही विल हैव टू पे 15,000 आने वाले 10 सालों तक प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में टू बाय द वाटर फ्रॉम द नेबरहुड। ठीक है, फॉलोइंग डिसीजंस कैन बी ऑप्टिमल, कि आप ड्रिल ही मत करो या 200 फीट तक ड्रिल करो, या अगर 200 फीट तक ड्रिल नहीं मिला तो 250 फीट तक ड्रिल करके पानी निकालो। आपको डिसीजन ट्री बनाना है और फार्म ओवर की स्ट्रैटेजी बनाना है अंदर एस्टिमेटेड, वही एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से। ठीक है, एम बी मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, तो चलो सॉल्यूशन नंबर 32 हम देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, फार्म ओनर जो है इनके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, फार्म का जो ओनर है इनके पास है दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ड्रिल अ वेल, और दूसरा ऑप्शन है डू नॉट ड्रिल अ वेल। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है इनके पास, ड्रिल अ वेल और डू नॉट ड्रिल अ वेल। तो अगर एक वेल ड्रिल नहीं करते हैं तो सिंपल है, इनका आउटफ्लो होगा 15,000 रुपये का। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर तो कहानी खत्म, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। 15,000 रुपये का इनका आउटफ्लो होगा, बात खत्म। अगर ये वेल ड्रिल नहीं करते तो 15,000 रुपये में इनको पानी खरीदना पड़ेगा। ठीक है, पर अगर ये वेल ड्रिल करते हैं, ड्रिल अ वेल, तो अब यहाँ पर दो चांसेस हैं कि अगर हम कुआं खोदें, पानी मिलने के चांसेस है 70%, 200 फीट तक खोदेंगे। ठीक है, और अच्छा ड्रिल अ वेल एट 200 फीट। ठीक है, अगर कुआं खोदेंगे पानी मिलने के चांसेस है 70%, नहीं मिलने के चांसेस है 30%। तो देखो 0.7% चांस है कि पानी मिल जाएगा, 0.3% चांस है कि पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब 0.7% चांस है कि नो वाटर एट 200 फीट, इसके चांसेस है 0.3, और वाटर विल बी फाउंड एट 200 फीट, इसके चांसेस हैं 0.7। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर पानी मिल गया तो यहाँ पर तुम्हारा काम खत्म, यहाँ पर तुम्हारा काम खत्म, तो तुम्हारा आउटफ्लो कितना होगा, यहाँ पर तुम्हारा आउटफ्लो होगा 200 फीट तुमने खुदाई की और हर फीट की कॉस्ट है 50 रुपये, तो 10,000 रुपये का तुम्हारा खर्चा हुआ और यहाँ पर तुम्हारा काम खत्म। लेकिन अगर तुमको पानी नहीं मिला तो अब तुमको डिसाइड करना है यहाँ पर, अगर पानी नहीं मिला तो यहाँ पर तुम ड्रिलिंग बंद कर दो और सोचो कि नहीं यार 250 फीट में भी पानी मिलने के चांसेस तो सिर्फ 20% ही है, तो एक काम करता हूँ पड़ोसी से ही पानी खरीद लूँगा। या फिर तुम फर्दर ड्रिलिंग के लिए डिसाइड कर सकते हो। तो अगर तुमको पानी नहीं मिला, ठीक है, तो इधर यू कैन डिसाइड कि स्टॉप ड्रिलिंग। ठीक है, यहाँ पर आप ड्रिलिंग स्टॉप कर दोगे, तो अगर आपने यहाँ पर ड्रिलिंग स्टॉप कर दी, ठीक है, तो तुम्हारा आउटफ्लो कितना हुआ यहाँ पर, एक तो तुमने 200 फीट खुदवा लिया है, वहाँ 50 रुपये तुमको देना पड़ा, प्लस अब तुमने ड्रिलिंग रोक दी है, पानी मिला नहीं है, तो 15,000 रुपये में तुमको पानी खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ तुम्हारा आउटफ्लो हो गया 25,000 रुपये। ठीक है, पर तुम ये भी डिसाइड कर सकते हो कि नहीं चलो ड्रिलिंग नहीं रोकते, हम कंटिन्यू करते हैं ड्रिलिंग टू 250 फीट। कंटिन्यू ड्रिल एट द रेट 250 फीट। तो 250 फीट तक हम ड्रिलिंग अब कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर हम 250 फीट तक अब ड्रिलिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं यहाँ पर, तो अब इसके भी चांसेस है, 20% चांस है कि पानी मिलेगा और 80% चांस है कि पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो
वाटर फाउंड के चांसेस है 0.2, नो वाटर फाउंड के चांसेस है 0.8। अगर फिर भी पानी नहीं मिला, अगर फिर भी पानी नहीं मिला तो तुम्हारा आउटफ्लो कितना हो गया? तुमने 250 फीट तक खुदाई करा ली, उसका 50 रुपये देना पड़ा, प्लस पानी नहीं मिला तो पड़ोसी से 15,000 रुपये दे के पानी खरीदना पड़ेगा। तो 250 इंटू 50 प्लस 15,000, तुम्हारा 27,500 रुपये खर्च हो गया यहाँ पर। ठीक है, और अगर तुमको पानी मिल गया तो तुम्हारा खर्चा हुआ आउटफ्लो इज इक्वल टू, तुमको 250 फीट में पानी मिल गया 50 रुपये पर फीट, 250 इंटू 50, तो ये हो गया 12,500 का तुम्हारा आउटफ्लो। और ये बन गई तुम्हारी डिसीजन ट्री। मुझे बताओ समझ में आया डिसीजन ट्री सबको? अब हमको ये बताना है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो सकता है, हमको ये सजेस्ट करना है। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे कि अगर हम ड्रिलिंग करते हैं, अगर हम ड्रिलिंग करते हैं और हमको पानी मिल जाता है तो क्या होगा, नहीं मिलता तो क्या होगा, फिर 250 फीट तक खोदें या खरीद ले, ये सब हम लोगों को कंपैरिजन करना है कंसिडरिंग प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक काम करो, पहले इसको बना लो, एक बार इसको बना लो, फिर मैं बताता हूँ, खुद अपने हाथ से बनाओ पहले इसको। चलो बना लिया तुमने, यस। अब आ जाओ, हमको 3 ऑप्शन एक्सप्लोर करना है। पहला, डू नॉट ड्रिल एनी वेल। तो अगर मैं पहले ऑप्शन के साथ जाऊं, डू नॉट ड्रिल एनी वेल, तो मेरा खर्चा कितना होगा? 15,000 रुपये का, बस बात खत्म। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। पर अगर मैं 200 फीट तक ड्रिल करूं तो मेरा कितना खर्चा होगा? तो अब देखो, समझो मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं 200 फीट तक ड्रिल कर रहा हूँ ना, तो इसमें वेरियस ऑल्टरनेटिव्स बन रहे हैं। तो एक तो है कि मैं 200 फीट तक ड्रिल करूँ और मेरे को पानी मिल जाएगा, ये ऑल्टरनेटिव है। और दूसरा, पानी नहीं मिलेगा। पानी नहीं मिलेगा तो मैं स्टॉप ड्रिलिंग के ऑप्शन के साथ जा सकता हूँ, या मैं कंटिन्यू अप टू 250 फीट तक जा सकता हूँ। ये 2 ऑप्शन है। तो एक बार हम ये वाला ऑप्शन, पहले हम ये वाला ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं कि लेट्स ड्रिल, पानी मिल जाए तो क्या होगा, नहीं मिले तो क्या होगा। तो देखो, ड्रिल up to 200 feet and stop drill if water not found। अगर मैं इस ऑप्शन के साथ जा रहा हूं तो देखो, पानी मिलने की संभावना है 0.7 और इसमें खर्चा आएगा 10,000। पानी नहीं मिलने की संभावना है 0.3, और अगर पानी नहीं मिला तो मैं स्टॉप ड्रिलिंग वाले ऑप्शन के साथ जा रहा हूं, तो उसमें खर्चा है 25,000, उसमें खर्चा है मेरा 25,000। तो देखो, पानी मिलने की संभावना 0.7 इंटू 10,000 मेमोरी प्लस, पानी नहीं मिला तो मैं ड्रिलिंग रोक दूंगा, उसमें खर्चा है 25,000। तो दोनों मिला के मेरा खर्चा हो गया 14,500 रुपीज़। ओके, अब इसमें थर्ड, मैं जाऊंगा ड्रिल अप टू 200 फीट एंड इफ वाटर नॉट फाउंड कंटिन्यू ड्रिल। ड्रिल कंटिन्यू करो 250 फीट तक। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर बताओ, अगर 250 फीट तक ड्रिल कंटिन्यू करता हूँ तो उसका खर्चा कितना होगा? यहाँ पर एक बार निकाल के लिख दो। ठीक है, तो 0.8 इंटू 27,500 मेमोरी प्लस 12,500 इंटू 0.2 मेमोरी प्लस, तो यहाँ पर खर्चा होगा 24,500 का। ठीक है, अगर मैं 250 फीट तक ड्रिल कंटिन्यू करता हूँ तो पानी नहीं मिलने के चांसेस है 0.8 इंटू 27,500, पानी मिलने के चांसेस है 0.2 इंटू 12,500। ठीक है, ओके, देखो तो ये होगा तुम्हारा, अगेन ड्रिल अप टू 200 फीट, पानी मिल गया तो 0.7 इंटू 10,000। अब पानी नहीं मिला तो 0.3 इंटू, मेरा खर्चा कितना हो जाएगा? 24,500। अगर मैं ड्रिल को कंटिन्यू करता हूँ 250 फीट तक, तो 24,500 इंटू 0.3 मेमोरी प्लस 7,000 मेमोरी प्लस MRC, तो यहाँ मेरा खर्चा हो रहा है 14,350 रुपये। ठीक है, ओके, तो और क्या ऑप्शन है? इफ़ नो वाटर फाउंड ड्रिल अप टू 250 फीट, यस। तो ये बच्चों मेरे सारे ऑल्टरनेटिव मैंने निकाल दिए। पहला ऑल्टरनेटिव है, फिर एक बार समझो, एक बार फिर से समझो, कंफ्यूजन की घंटियां नहीं बजनी चाहिए, एक बार दोबारा से समझो पूरा रायता यहाँ पर हमने क्या फैलाया है। फर्स्ट, अगर मैं ड्रिल करूँ ही ना, कोई मैं वेल ड्रिल ना करूँ तो सीधा सीधा 15,000 का खर्चा होगा, बात खत्म, पड़ोसी से पानी खरीदूंगा। पर अगर मैं 200 फीट तक ड्रिल करता हूँ कुआं और पानी मिल गया, अच्छी बात है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, खर्चा होगा 10,000 रुपये। लेकिन अगर पानी नहीं मिला, तो यहाँ पर मेरे पास फिर से 2 ऑप्शन है।
अगर मेरे को पानी मिल गया, देखो समझो, ये देखो मैं 200 फीट तक कुआं खोदा। हाँ, अब यहाँ पर मेरे साथ दो चीज़ हो सकती है। मैंने 200 फीट तक कुआं खोद लिया है, ठीक है, पानी मिल गया तो अच्छी बात है, 0.7 चांसेस है उसके, हटाओ। लेकिन मैं यहाँ पर 0.3 की बात कर रहा हूँ। जब मेरे को पानी नहीं मिला तब क्या? तो अगर मैंने 200 फीट तक कुआं खोदा और मेरे को पानी नहीं मिला तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि इसके आगे मैं ड्रिल ना करूं या मैं अपना ड्रिल कंटिन्यू करूं। तो मेरे को दोनों प्रोबेबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी, समझो मेरी बात को ध्यान से। मेरे को यहाँ पर दोनों प्रोबेबिलिटी साथ में लेके चलनी पड़ेगी। तो देखो 0.3% चांस है कि पानी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर पानी नहीं मिला तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर डर के मारे अपनी ड्रिलिंग रोक सकता हूँ। तो अगर मैंने ड्रिलिंग रोक दी तो मेरा खर्चा कितना होगा? 200 फीट जो मैंने खोदा था इंटू 50 रुपये प्लस 15,000 रुपये का मेरे को पानी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पानी मिला नहीं था, पानी नहीं मिला था और मैंने ड्रिलिंग भी अब रोक दी है, तो 25,000 का खर्चा होगा। लेकिन अगर मैं ड्रिल कंटिन्यू करता हूँ 250 फीट तक, तो अब यहाँ पर भी दो चीज़ हो सकती है कि अभी भी मेरे को पानी ना मिले या मेरे को पानी मिल जाए। पानी अगर मेरे को मिल गया उसके चांसेस है 0.2 और खर्चा होगा मेरा 250 फीट की मैंने खुदाई कराई इंटू 50 रुपये। अब मेरे को पड़ोसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा क्योंकि पानी मिल गया है। लेकिन अगर फिर भी पानी नहीं मिला, 250 फीट की बोरिंग के बाद भी पानी नहीं मिला, तो 250 फीट में इंटू 50 रुपये का मेरा खर्चा हुआ, साथ में अब 15,000 रुपये मेरे को पड़ोसी को देना पड़ेगा पानी खरीदने के लिए, तो मेरा खर्चा 27,500 हुआ। तो इन दोनों का एवरेज खर्चा कितना हुआ? 0.8 इंटू 27,500, 0.2 इंटू 12,500। तो अगर मैं ये कंटिन्यू करता हूँ ड्रिल को तो मेरा एवरेज खर्चा आ रहा है 24,500 इस ऑल्टरनेटिव का। इस ऑल्टरनेटिव का खर्चा है मेरा 25,000। मैं यहाँ तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूँ, इस ऑल्टरनेटिव का मेरा खर्चा है 25,000। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर मैं कुआं खोदने वाले ऑप्शन में जाता हूँ तो मैं कुआं खोदने वाले ऑप्शन में गया, यस, पहला ऑल्टरनेटिव मेरा हुआ कि मैंने कुआं खोदा, 0.7% चांस ऑफ सक्सेस, ठीक है, प्लस अगर मेरे को सक्सेस नहीं मिली तो उसके चांसेस 0.3% चांस है कि मेरे को सक्सेस नहीं मिलेगी, तो 0.3 इंटू, अब मैं ये सक्सेस जब मेरे को नहीं मिलेगी तब मेरे पास दो रास्ते चलने के लिए, अब मैं कौन से रास्ते पे चल रहा हूँ उस पर डिपेंड करेगा कि मैं वहाँ क्या मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं स्टॉप ड्रिलिंग वाले रास्ते पे गया तो मैं 25,000 मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैं कंटिन्यू ड्रिलिंग वाले रास्ते में गया तो मैं 24,500 मल्टीप्लाई करूँगा, 0.7 इंटू 10,000 प्लस 0.3 इंटू 24,500 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो समझ रहे हो कि जो कुआं खोदने वाला रास्ता है वहां पर अगर वाटर मिला तो 0.7 इंटू 10,000, बात खत्म। पर अगर वाटर नहीं मिला 0.3, तो वहां पर तुम्हारे पास दो अलग ऑल्टरनेटिव है। एक ऑल्टरनेटिव में स्टॉप ड्रिलिंग 25,000 का खर्चा होगा, एक ऑल्टरनेटिव में कंटिन्यू ड्रिलिंग 24,500 का एवरेज खर्चा होगा। तो ऐसे आपको करना है बच्चों, मैं पहले ही बता रहा हूँ डिसीजन 3 थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है। तो अब बताओ बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है? तुम बताओ सबसे कम खर्चा कहाँ हुआ? यहाँ हुआ है, सबसे कम खर्चा हुआ ड्रिल अप टू 200 फीट और इफ नो वाटर फाउंड कंटिन्यू ड्रिल अप टू 250 फीट। तो ये तुम्हारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, तो तुमको रेकमेंडेशन दे के आना था। तो तुम रेकमेंडेशन दोगे कि ऑप्शन नंबर 3, इफ नो वाटर इज फाउंड अप टू 250 फीट, ड्रिल अप टू 250 फीट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। ठीक है, तो ये आपको आंसर दे के आना है जहां पर आपका 14,350 का खर्चा हो रहा है। ओके बच्चों, डन है? अच्छे से देखो ध्यान से और 2-3 बार प्रैक्टिस करो, अगर नहीं बन रहा होगा तो ठीक है, बन जाएगा, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव कहाँ से कहाँ जा रहा है, बस इतनी सी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यू आर गुड टू गो। फ्री के 7 मार्क्स हैं ये। ओके, चलो नोट करो। ओके बच्चों, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 25 में आया है। देखो, लिंकू कैन चूज फ्रॉम 5 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, each project will last for 1 year only and their net cash inflows will be determined by prevailing market conditions। ठीक है, द फोरकास्ट और नेट कैश इनफ्लो एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी आपको दी है। अगर पुअर कंडीशन हुआ उसकी होने के चांसेस है 0.2 प्रोबेबिलिटी, गुड के 0.4, एक्सीलेंट के भी 0.4। आपको 1 2 3 4 5 प्रोजेक्ट के इनफ्लोज दिए हैं। सबसे पहले आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल दो ऑफ द नेट कैश इनफ्लो और कौन सा प्रोजेक्ट आपको लेना चाहिए उस हिसाब से बता दो। ठीक है, तो कैश इनफ्लोज है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करो और जिसकी हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही हो वो वाला प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर लो। तो देखो, जैसे इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करो प्लस इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करो प्लस इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करो, जिसकी जो प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई करो और एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पर आप निकाल दो हर प्रोजेक्ट की कितनी आ रही है। तो 550 इंटू 0.2, 480 इंटू 0.4, 580 इंटू 0.4, तो ये आ रहा है 534।
इसके बाद 450 इंटू 0.2, 500 इंटू 0.4, 570 इंटू 0.4, तो ये आ रहा है 518। ये आ रहा है 456। ये आ रहा है 410। और ये आ रहा है 522। तो बताओ कौन से प्रोजेक्ट का हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू है? प्रोजेक्ट क्यू का। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट क्यू को। फिर उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ द मार्केट। तो अगर आपके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, मतलब अगर सारी चीज आपके फेवर में हो रही है, अगर आपके साथ परफेक्ट हैपनिंग होती है, तो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा? तो परफेक्ट हैपनिंग मतलब हर मार्केट कंडीशन में आप बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे। तो पुअर मार्केट कंडीशन में बेस्ट परफॉर्मेंस है यू की, गुड मार्केट कंडीशन में बेस्ट परफॉर्मेंस भी है यू की, और एक्सीलेंट मार्केट कंडीशन में बेस्ट परफॉर्मेंस है क्यू की। तो अब आप इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो। तो 590 पुअर मार्केट कंडीशन की प्रोबेबिलिटी है 0.2 प्लस 580 गुड मार्केट कंडीशन की प्रोबेबिलिटी है 0.4 प्लस 580 एक्सीलेंट मार्केट कंडीशन की प्रोबेबिलिटी है 0.4। तो अगर आपके साथ बेस्ट बेस्ट हो हर मार्केट कंडीशन में, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है 582। ठीक है। अब आपको ये भी बता देना साथ साथ में कि जो आपने पहले सिलेक्ट किया था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट है। और अगर आपके साथ सब कुछ बेस्ट हो अंडर परफेक्ट मार्केट कंडीशन, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, मतलब आपको कितने का यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो 48 का वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। परफेक्ट इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, अगर आपको पता है कि कौन सा मार्केट कंडीशन प्रिवेल होने वाला है, तो आप बेस्ट डिसीजन लोगे ना। फटाफट से बताओ, अगर आपको कोई पहले से आके बता दे कि पुअर मार्केट कंडीशन प्रिवेल होने वाली है, तो आप प्रोजेक्ट यू को सिलेक्ट करोगे। अगर आपको कोई पहले से आके बता दे कि गुड मार्केट होने वाला है, तो आप प्रोजेक्ट यू को सिलेक्ट करोगे। अगर आपको कोई पहले से आके बता दे एक्सीलेंट मार्केट होने वाला है, तो आप प्रोजेक्ट क्यू को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा कैश फ्लो हो रहा है। तो परफेक्ट मार्केट, अगर आपके पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो आप 582 का एक्सपेक्टेड वैल्यू ले सकते हो। पर अगर आप वैसे डिसाइड करो, वैसे मतलब जैसे हमने पहले डिसाइड किया है प्रोजेक्ट वाइज, तो आप प्रोजेक्ट क्यू को सिलेक्ट करोगे, चाहे पुअर कंडीशन हो, चाहे गुड कंडीशन हो, चाहे एक्सीलेंट कंडीशन हो, प्रोजेक्ट क्यू को सिलेक्ट करोगे। तो उस केस में आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 534 आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो वेरिएशन है वो है 48 का। तो 48 का वेरिएशन आएगा कब? जब आपके पास परफेक्ट नॉलेज है और जब आपके पास परफेक्ट नॉलेज या परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो ये होता है बच्चों। ये क्वेश्चन देखो काफी इजी 7 मार्क्स में आया था। बताओ फ्री के मार्क्स है कि नहीं है, मेरे को बताते हुए चलना। लोगों को डर लगता है इस सब्जेक्ट से, मेरे को ये समझ में आता है डर किस बात का है। जब इतने आसान आसान लड्डू लड्डू क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो डर किस बात का है भाई? चलो नोट करो इसको। ओके बच्चों, डन। चलो और कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। जैसे कि ये वाला एक क्वेश्चन है जहाँ पर फार्मर विशाल प्लांट कर रहे हैं इधर कॉर्न और सोयाबीन, दोनों में से कोई एक क्रॉप प्लांट कर सकता है। प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट हार्वेस्ट प्राइस विल गो अप, स्टे द सेम और गो डाउन आपको दी हुई है कि प्रोबेबिलिटी की प्राइस बढ़ेगा, सेम रहेगा या कम होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अगर प्राइस बढ़ता है तो कॉर्न में नेट 30,000 का प्रॉफिट होगा, सोयाबीन में 10,000 का प्रॉफिट होगा। अगर प्राइस सेम रहता है तो बेयरली आप ब्रेक इवन कर पाओगे, यानी कि जीरो। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जीरो। ठीक है। बट अगर प्राइस नीचे गया तो कॉर्न और सोयाबीन में लॉस होगा 35,000 और 5,000 का। तो डिसीजन ट्री से बताओ ये कैसे सजेस्ट करो, और सजेस्ट करो विशाल को ऑन द क्रॉप दैट ही शुड प्लांट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। आपको मैं इसकी डिसीजन ट्री बता देता हूँ। देखो बहुत सिंपल बनेगी। ये देखो, अगर आप क्रॉप करते हो तुम्हारा कॉर्न और सोयाबीन, ठीक है, तो कॉर्न अगर आप क्रॉप करते हो, डिमांड बढ़ेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25, सेम रहेगी उसकी 0.30, और कम हो जाएगी उसकी 0.45। अगर डिमांड बढ़ी तो 30,000 का प्रॉफिट होगा, अगर सेम रही तो जीरो का प्रॉफिट लॉस होगा, लेकिन अगर कम हुई तो 35,000 का लॉस हो जाएगा। सोयाबीन का भी वही है, प्रोबेबिलिटी बढ़ने का 0.25, सेम रहने का 0.30 और 0.545 कम होने का। अगर डिमांड बढ़ी तो 10,000 का प्रॉफिट होगा, अगर डिमांड सेम रही तो जीरो का प्रॉफिट लॉस ब्रेक इवन पॉइंट है, और 5,000 का लॉस होगा अगर कम हुई तो बताओ एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ रही है?
तो कौन के केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी 0.25 इंटू 30,000 मेमोरी प्लस और 0.45 इंटू 35,000 मेमोरी माइनस। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रहा है 8,250 का लॉस। इसके केस में आ रहा है 10,000 इंटू 0.25 मेमोरी प्लस और 5,000 इंटू 0.45 मेमोरी माइनस। तो इसके केस में आ रहा है 250 का तुम्हारा प्रॉफिट। क्या ये बात समझ में आई? फटाफट से बताओ, यस और नो? यस। तो उस हिसाब से अगर तुम देखोगे तो सोयाबीन के साथ तुमको जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम कॉर्न के साथ जा रहे हो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब भयंकर लॉस आ रहा है। तो तुमको किसके साथ जाना चाहिए? सोयाबीन के साथ जाना चाहिए, जहां पर तुम्हारा 250 का प्रॉफिट हो रहा है। खत्म क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों जून 23 सेट 1 में ऐसी एक प्रैक्टिस लायक क्वेश्चन आया था। ये तुम्हारे वेरियस वो दिए हुए हैं प्रोजेक्ट्स, और ये तुम्हारे ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं। आपको चारों मेथड जो मैंने सिखाया है उसके हिसाब से बस आपको वो बनाना था, अनसर्टेनिटी में डिसीजन मेकिंग करना था, दैट्स इट। ठीक है, ओके। आपको प्रॉफिट का पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो वैसे करके आपको बनाना था, दैट्स इट। तो ये आप चाहो तो खुद से कर सकते हो, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ये वाला भी क्वेश्चन है, मिनीमैक्स, लैपलेस, सैवेज और हर्विक्स क्राइटेरिया आपसे पूछा था। बस एक बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में आई थिंक अल्फा नहीं दिया हुआ था हर्विक्स क्राइटेरिया के लिए। आई थिंक इस क्वेश्चन में लिख के भी रखा है, अल्फा नहीं दिया हुआ था इस क्वेश्चन में हर्विक्स क्राइटेरिया के लिए। तो ये भी क्वेश्चन चाहो तो कर लो, नहीं अगर ये टॉपिक अच्छे से आता है तो यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। और अगर आपको इसका आंसर टैली करना होगा, जून 20 सेट 2 में है, पर मैं आपको बोलूंगा कि अगर आता है तो स्किप कर दो, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन, जो कि अभी जून 25 में आया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। कंपनी विश कर रही है टू गो हेड विद वन ऑफ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, बट द प्रॉफिट आउटकम फ्रॉम ईच प्रोजेक्ट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सेल्स एंड डिमांड। तो देखो, प्रोजेक्ट 1 दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया है, प्रोजेक्ट 2 भी दिया है। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो दोनों प्रोजेक्ट की, प्रोबेबिलिटी कंसिडर करते हुए। तो 80,000 इंटू 0.2 मेमोरी प्लस, 50,000 इंटू 0.4 मेमोरी प्लस, 5,000 इंटू 0.4 मेमोरी माइनस, क्योंकि लॉस है। तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रहा है 34,000 का। 60,000 इंटू 0.2 मेमोरी प्लस, 25,000 इंटू 0.4 मेमोरी प्लस, 10,000 इंटू 0.4 मेमोरी प्लस, इसका आ रहा है 26,000। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के हिसाब से हम प्रोजेक्ट 1 को सिलेक्ट करेंगे। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपनी ना मार्केट रिसर्च इंफॉर्मेशन को परचेस कर सकती है, जिसमें 4,500 का खर्चा आएगा, और इसके वजह से वो मार्केट डिमांड को प्रिडिक्ट कर सकती है कि वेदर मार्केट डिमांड स्ट्रांग रहने वाली है, मॉडरेट रहने वाली है या वीक रहने वाली है। तो अब बताओ, अगर कंपनी के पास ये इंफॉर्मेशन आ गई परफेक्ट मार्केट रिसर्च की, तो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर? तो देखो, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है मार्केट की, तो स्ट्रॉन्ग मार्केट कंडीशन में मैं प्रोजेक्ट 1 सिलेक्ट करूंगा, मॉडरेट मार्केट कंडीशन में भी मैं प्रोजेक्ट 1 सिलेक्ट करूंगा, लेकिन वीक मार्केट कंडीशन में प्रोजेक्ट 2 सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि उसमें मेरा 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रोजेक्ट 1 में 5,000 का लॉस हो रहा है। तो मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पर आएगा 80,000 इंटू 0.2, 50,000 इंटू 0.4 और 10,000 इंटू 0.4, ये आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80,000 इंटू 0.2 मेमोरी प्लस, 50,000 इंटू 0.4 मेमोरी प्लस और 10,000 इंटू 0.4 मेमोरी प्लस। तो ये आ रहा है बच्चों 40,000 एक्सपेक्टेड वैल्यू। लेकिन 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 4,500 रुपये का खर्चा भी तो होगा इस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए। तो इसमें से 4,500 की कॉस्ट माइनस करो। ठीक है, तो आपका नेट एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना होगा? 40,000 माइनस 4,500, 35,500 का तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा, अगर तुमने परफेक्ट मार्केट कंडीशंस, परफेक्ट मार्केट रिसर्च डॉक्यूमेंट को एक्वायर कर लिया। तो अगर तुमको एग्जैक्टली पता है कब मार्केट में कैसी डिमांड होने वाली है, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक, क्योंकि तुमने खरीद लिया 4,500 रुपए देके, तुमने इनसाइडर ट्रेडिंग की है, तुमने इनसाइडर इंफॉर्मेशन निकाल ली है पैसा देके, तो तुम्हारा 35,500 का एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा। अब बिना बोले आपको कंपेयर करके आना है कि वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होती है। इसको आप एग्जाम में लिख के आओगे, वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो आपके पास जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन है उसकी क्या वैल्यू मिली आपको? तो उसकी आपको ये वैल्यू मिली कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन होने के कारण आपको 35,500 रुपीज का एक्सपेक्टेड वैल्यू देखने को मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती तो तुम चुपचाप ये वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेते, और वहां तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू 34,000 आ रहा था। कितना आ रहा था? 34,000। जब तुम्हारे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं थी तब की बात कर रहा हूं। तो तुम्हारी वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसका मतलब वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, तो तुम्हारे पास जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन आ गई उसकी वैल्यू क्या मिली तुमको? फटाफट से बताओ।
तुम्हारे पास जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन आ गई है, तुम्हारे पास जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन आ गई है, उसकी वैल्यू तुमको क्या मिली? 35,500 माइनस 34,000, 1,500 रुपए तुमको मिली इसकी वैल्यू। वैसे ही ये वाले एग्जाम में ये जो था, ये था तुम्हारा वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो तुम्हारे पास क्योंकि परफेक्ट इंफॉर्मेशन आ गई तो उसकी वैल्यू, उसके वजह से तुमको 48 रुपीज़ की वैल्यू मिली। तो वैसे ही यहाँ पर भी तुम्हारे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन आई, उसके वजह से तुमको 1,500 रुपए का एडिशनल वैल्यू मिला। अगर परफेक्ट इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास नहीं होता तो तुम प्रोजेक्ट 1 को सिलेक्ट करके टाटा बाय बाय कर लेते, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है तो इसकी वजह से तुमको 35,500 रुपए का मिला एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो कि उससे 1,500 रुपए ज्यादा है। ओके बच्चों, तो चलो इसको आप नोट कर लोगे। और इसी के साथ हमारा ये वाला डिसीजन थ्योरी का जो चैप्टर है, इसके अंदर के सारे कॉन्सेप्ट विथ ऑल ऑफ दी क्वेश्चंस जो मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कराने थे, जो कि आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन हैं, वो मैंने आपको सारे करवा दिए। ठीक है बच्चावाड़ी, तो मजा आया तो डेफिनेटली मुझे रिव्यूज अपने शेयर करना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।